हेलो। अटेंशन प्लीज। आपको बताया था ना, पानी और मतलब वॉशरूम की फैसिलिटी आप लोगों के राइट में देखो। फैसिलिटीज लिखी है उसमें, सीधा घुसोगे एकदम सामने स्ट्रेट गर्ल्स वॉशरूम है। उसके इधर लेफ्ट में बॉयज वॉशरूम है। बीच में जो एरिया है वो ड्रिंकिंग वाटर एरिया है। अब कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार अपना हाथ खड़ा कर ले। आप बैठे हो, आपके सीधे हाथ की तरफ फैसिलिटीज लिखा है, हिंदी में सुविधाएं लिखा है। सीधा घुसोगे, लड़कियां महिलाओं का वॉशरूम है। एकदम सामने उधर बॉयज वॉशरूम है। बीच में जो एरिया है वो ड्रिंकिंग वाटर एरिया है। मॉर्निंग। आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी बस स्टैंड पर या नेता की सभा में नहीं है। हम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं। इस प्रकार हा हो नहीं। ये तालियां बजाना हमें कम से कम शोभा नहीं देता। मोबाइल नीचे। यदि मोबाइल में फोटो खींचनी तो यूट्यूब पे वीडियो पड़े, पढ़ यहाँ पे आके। आज पहला दिन है आपका। अच्छा, पहले पेज में क्या अभी आपके इकोनॉमी इकोनॉमी पढ़ी आपने?
ऐसे कितने लोग हैं आप में से जो एलिजिबल है इस बार वाला प्री देने के लिए? तुम इधर क्यों बैठे हो, मेरी ये नहीं समझ में आई। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बार वाला प्री देना चाहिए? हम्म। तुम एलिजिबल हो? तुम एलिजिबल हो, क्यों नहीं बैठे प्री वाले बैच में? शुरू से पढ़ना है तो उसमें भी शुरू से पढ़ाएंगे, उसमें बीच में से थोड़ी शुरू कर देंगे। मेरा पर्सनल व्यू, मेरी सलाह माने तो जो लोग इस बार प्री दे सकते हैं वो प्री वाले बैच में जाएं, उसमें पढ़ें। बाकी आपका है, हम व्यापारी हैं, आप ग्राहक हो, जो वस्तु खरीदना चाहे वो खरीद सकते हो। पर मैं बड़ा भाई मान लीजिए मुझे इस बारे में, तो यदि मैं कहूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस बैच में बैठे। आप कईयों को ये लगता है कि सर हमने पहले तैयारी नहीं की थी, तो किसी ने नहीं कर रखी पहले तैयारी। 3 महीने मोर देन एनफ होते हैं प्री निकालने के लिए। यदि हमें अंदर ये हो कि नहीं हमें पास करना ही है तब तो, और ये नहीं है कि भाई पार ही नहीं पड़ेगी अपनी तो पहले हाथ खड़े हैं, तो ये और गलत बात है। कभी भी हथियार नहीं डालने पहले। मैं कहता हूं कि आज आपके साथ एक प्री का बैच शुरू हुआ है, एक आपका फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। उसमें भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो आपकी तरह आज ही तैयारी शुरू करेंगे। उनमें से भी बहुत सारे लोगों का प्री निकल जाएगा। तब आपको बुरा लगेगा थोड़ा, क्या प्री तो अपने भी निकाल जाते थोड़ा सा उधर पढ़ते तो, और निकल जाता, प्री निकल भी जाता है। मैं कल ही किसी एक क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि पिछली बार जब प्री का पेपर था उसके साथ में एक वैकेंसी आई हुई थी, एसीएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी थी। एक स्टूडेंट एसीएफ की तैयारी कर रही थी, तो उसने पूछा अपने साथ वालों से कि एसीएफ में साइंस का पेपर होता है, उधर साथ में जीके का पेपर आता है, तो जीके कहां से पढ़ूं? तो किसी ने कहा कि स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट है, वो आरएस प्री की तैयारी करवाता है, प्री के बैच है उनके पास अभी, और प्री का सिलेबस और एसीएफ का जीके का सिलेबस सेम है, तो वो ज्वाइन कर लो। वो बैच में आगे बैठ गई। उसका उद्देश्य ये है कि मुझे एसीएफ का पेपर देना है। पर जब आसपास में बाकी लोगों को देखा कि प्री का फॉर्म भर रहे हैं, प्री का एग्जाम कब होगा, तो लगा अपने भर ही देते हैं प्री का फॉर्म। और जब ये सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहे हैं, इनमें से सवाल आएंगे तो अपने ही कर लेंगे, अपने भी याद हो रही है। उसने प्री का फॉर्म भर दिया, 3 महीने बाद प्री का पेपर हुआ, वो प्री पास हो गई। मेंस में आरपीएससी हर बार टाइम दे देती है, थोड़ा ठीक ठाक टाइम दे देती है, उनको भी टाइम मिल गया, वो मेंस पास हो गई। इस बार 3rd रैंक है उसकी, शिवाक्षी खांडल। मगर एग्जाम ही ना देती तो ये सोच ही लेती कि नहीं अभी तो अपना क्या ही होगा, तो आपके साथ बैठी होती, अब तैयारी कर रही होती। यदि आप दे सकते हैं तो झोंकिए अपने को, 3 महीने तक बाहर का सूरज देखना बंद कीजिए, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। हम फेल भी हो जाएंगे तो भी बात अच्छा एक्सपीरियंस होगा अपने पास में कि यार हम प्री के नजदीक पहुंचे थे, हम प्री पास कर लिया था, और हो जाते हैं प्री पास भी हो जाते हैं। इतना भी कोई यूं बड़ी भारी बात नहीं होती कि प्री पास नहीं हो सकता। मतलब अभी हमारे विजय सर बैठे थे तो विजय सर ने मेरे से पूछा जाते यार ये वाला जो बैच है, इस बैच में सारे बच्चे ऐसे हैं क्या जो इस बार वाला प्री नहीं दे सकते? मैं कहा हाँ सर, मुझे कुछ बच्चों को देख के लग रहा था कि यार उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होगी, तो मैं जाके पूछ लूंगा। तो यदि आप में से थोड़ा सा भी यूं लगाएं थोड़ा दिमाग, तो प्री वाली तैयारी करना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी हमारे तो ज्यादा अच्छा ही है, 1,04,000 इधर फीस, उधर 42 ही दोगे। हमारा ज्यादा अच्छा है कि इधर ये ठीक रहे। पर मैं यदि आपका बड़ा भाई हूं, मैं इस फील्ड में 10-12 साल से हूं, मैं जिन चीजों को ज्यादा शायद सूक्ष्मता से देख पाता हूँ आपकी तुलना में, तो मैं देख पाता हूँ कि यार यदि कोई एलिजिबल है तो उसको प्रयास कर ही लेने चाहिए। हो नहीं हो, हरि करे सो खरी, राम करे सो काम, किसके क्या हाथ में है। मैं तो कहता हूँ यहाँ अपने 1.5 साल 2 साल तैयारी करेंगे, उसके बाद में प्री नहीं हुआ तो उसके बाद सबके थोड़ी हो जाते हैं, उसके बाद भी तो फेल होते हैं। तब का तब देखा, फेल होंगे पास होंगे, झोंका जाए खुद को, अंदर उतारा जाए खुद के कि सर घोड़ा झोंकियान महासागर रे माए को तारण हारो तार सीन साई पकड़ी माए। अपने राजस्थानी के एक बहुत बड़े राइटर हुए थे ईसरदास। कौन हुए थे? वो जल समाधि लेते हैं, पानी में उतर जाते हैं। जल समाधि लेने लगे तो आपके मेरे जैसे कई शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा मर जाओगे पानी के अंदर। तो उन्होंने कहा मर गए तो भगवान के पास जाना ही है, जी के करना ही क्या, भगवान के पास चले जाए। और यदि जी गए, पार कर गए नदी को, तो इसका मतलब भगवान ने खुद ने हाथ पकड़ा, डायरेक्ट भगवान के दर्शन कर लेंगे। तो अब तो उतर गए, अब जो होगा वो उस पे है, या तो अपने पास बुला लेगा या
मार देगा। तो ईसर घोड़ा झोंकिया, ईसर ने तो घोड़े उतार दिए महासागर रे माए नदी में। वो तारण हारो तार सी, तारण वाला तार लेगा, साई पकड़ी बाएं, साई बां पकड़ लेगा, तारण वाला तार लेगा। हम आज भी कहते हैं कि ईसर परमेश्वर है। ईसर क्या है? गांव गांव में गाया जाता है ईसरो सो परमेश्वरो। थोड़े दिन पहले आरपीसी ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान के कौन से कवि को परमेश्वर कहा जाता है? ईसर। ईसर सो परमेश्वर। एक बार घोड़े झोंके जाए, होगा नहीं होगा बहुत बाद की बात है, आगे देखेंगे। जो कर सकते हैं वो पुनः अपने जो भी आपने निर्णय लिया उस निर्णय पर पुनर्विचार करें एक बार जाके। आज सोचें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उस हिसाब डिसीजन ले। डिसीजन आपका है, आप जो करेंगे वैसा ठीक है पर मेरी सलाह पर विचार करना थोड़ा, ठीक है। बाकी जिन बच्चे दे ही नहीं सकते तो अपना सबसे अच्छा तरीका है, ये तो पढ़ना ही है अपने को, तो अपने पढ़ाई कंटिन्यू की जाए, ये वाली पढ़ाई की जाए अपने। तो आज अपने राजस्थान की हिस्ट्री शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? लिखो राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के अलावा भी बाकी बातें बताऊं। विजय सर ने बताया कि थोड़ा सिलेबस वगैरह की बातें नहीं बताई, चलो मैं बताता हूं। आपने वाला ये एग्जाम 3 भागों में है कि पहले आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं और बाद में इंटरव्यू देते हैं। प्री में 150 सवाल आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, एबीसीडी आएगी, एबे सैदे भरना है आपको। प्री जो लोग पास करेंगे वो क्या देंगे? प्री के नंबर नहीं जोड़ेंगे, प्री स्क्रीनिंग है, वो केवल पास करनी है, वो केवल कबड्डी की लाइन टच है। कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में लाइन टच करने के बाद आप वापस जा सकते हो, उसके बाद आपको वो नहीं माना जाएगा कि भाई आउट नहीं माने जाओगे आप। वो लाइन टच करनी है कि मान लो जिसे पिछली बार मेरिट गई 200 में से 84 नंबर जिस बंदे के जनरल कैटेगरी में आ गए थे, वो बंदा क्या हो गया था? सिलेक्ट। इसका मतलब 85 आ जाएंगे तो भी मेंस दोगे, 95 आएंगे तो भी मेंस दोगे, 105 आएंगे तो भी मेंस दोगे। ये नंबर जुड़ेंगे, पर ज्यादा नंबर आए तो अच्छी बात हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हमारे प्री में, मान लो किसी बंदे के प्री में नंबर आते हैं 124, बंदे को पूछे कि तेरे नंबर कितने हैं, उसने कहा तेरी कट ऑफ से 40 ज्यादा, जीती कट ऑफ गई थी उससे 40 ज्यादा था। अच्छा लगता है थोड़ा, तो नंबर ज्यादा ही आने चाहिए हमेशा। प्री में क्या आता है? प्री में बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। कौन कौन सब्जेक्ट है? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। ये 5 बड़े सब्जेक्ट है जो आते हैं। इनके साथ में 2 सब्जेक्ट और, एक मैथ्स, एक रीजनिंग। कौन कौन से 2? मैथ्स और एक पूछते हैं करंट। वो सब जगह है, वो करंट यहां पर भी है, वो यहां पर भी है, यहां पर। आरपीसी भी चाहती है कि बिना करंट का आदमी तो लेके करेंगे क्या, बंदा कम से कम ऐसे लिया जाए जिसमें क्या हो, करंट तो होना ही चाहिए बंदे के अंदर, तो करंट वाला बंदा लेना चाहती है, इसलिए करंट सब जगह पूछती है। सब्जेक्ट के नाम पर ये 5 बड़े सब्जेक्ट और 2 मैसेज। ये 5 वो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, जो प्री में भी आते हैं, मेंस में। तो ये सब्जेक्ट अपने को सबसे अच्छे पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये प्री पास करवाएंगे, ये बाद में किस में आएंगे? मेंस। मेंस में 4 पेपर होंगे, 200-200 नंबर के। उन 4 में से जो चौथा पेपर है वो तो लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश। किसका है? बाकी जो 3 पेपर बचे अपने, वो तीनों जीके के हैं। आप पूछो सर जीके में क्या आएगा? सेम यही जो प्री में था। प्री में इनमें एबीसीडी भर रहे थे, इस बार लिखने। प्री में हम पढ़ रहे थे कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, मोकल, हमीर, लाखा, एक को चौथा और दे दिया रतन सिंह, हम कर रहे थे मोकल। मेंस में वो कहेगा कुंभा के पिता का नाम लिखिए, कोई चेंज नहीं, वैसी वैसी चीजें आती है। तो उधर वो एबीसीडी वाले आते हैं, इधर अपने से लिखवाते हैं, वो 15 शब्दों में लिखवाते हैं, 50 शब्दों में लिखवाते हैं, वो 100 शब्दों में लिखवाते हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी आती है। बाकी वाले सब्जेक्ट तो यही है। 2 बड़े सब्जेक्ट वो और जोड़ता है यहां पर, एक जोड़ता पबेड, एक जोड़ता एथिक्स।
5 सब्जेक्ट ये, 2 नए हो गए, पब्लिक और एथिक्स। शायद छोटे छोटे सब्जेक्ट जोड़ता है जो 20-20 नंबर के होते हैं, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, ऑडिटिंग, ऐसे करके वो 5-6 सब्जेक्ट और जोड़ देता, कोई एक आधा ऊपर नीचे हो गया, 6 सब्जेक्ट इधर कर देता है, 2 ये पब्लिक और एथिक्स, कुल मिला के 6 छोटे सब्जेक्ट ये और पब्लिक और एथिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में आते हैं, इनका प्री से कोई भी लेना देना। ये 5 सब्जेक्ट वो हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो अपना ये होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो इतने अच्छे तैयार किए जाएं कि प्री तो अटके ही ना, कि प्री की कट ऑफ गई 84, तो अपने बंदे को कहें कि हमारे तो 105, 114, 124 है, ये नंबर हो। और जिस दिन हम प्री का पेपर दे के आए कि भाई अगला प्री मान लो जब भी कभी 2024 में, 2025 में जब कभी हो रहा है आपका एग्जाम, और हम प्री का पेपर दे के आए, तो शाम को आने के बाद में अपने पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये हो कि यार अपने कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, कोचिंग वाले इन सब कट ऑफ बता देते हैं, लगभग इतनी सी रहेगी कि 50 लोगों से पूछा तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन, एवरेज निकल जाता है यार इतने के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो मान लो कोचिंग वालों ने कह दिया कि भाई कट ऑफ तो ना इस बार 90 रहेगी, अपने जोड़े, अपने नंबर आ रहे 105, निश्चिंत है, अपने फेल होने की कोई भी संभावना। दूसरा ये अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये 5 सब्जेक्ट मैंने प्री तक इतने पढ़ लिए थे, ये मेंस में नहीं पढ़ने दोबारा, इनको दोबारा मेंस में नहीं पढ़ूंगा। ये 350 नंबर के हैं, कितने नंबर के? मेंस कितने नंबर का है? 800। 350 का काम तो मैंने प्री के साथ साथ कर लिया। अब मेरे पास चीजें कितनी बची? 450। 450 के अंदर 200 नंबर की तो आ गई हिंदी और इंग्लिश, पीछे कितना बचा? 250। 65 नंबर की होगी पब्लिक और एथिक्स, 130, पीछे कितना बचा? 120। 6 छोटे बड़े सब्जेक्ट। तो ये वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं कि भाई बहुत इनसे प्री भी निकलता है, इनसे किसकी तैयारी होती है साथ में? मेंस। ये सब्जेक्ट केवल मेंस वाले, ये भी अच्छे से तैयार करने होते हैं। इनमें भी लैंग्वेज वाला पेपर सबसे अच्छा पढ़ना होता है, क्योंकि जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है ना, वो न केवल हिंदी इंग्लिश में नंबर अच्छे लाते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे लाते हैं। लैंग्वेज मतलब लिखना, लिखना तभी आएगा जब आप लैंग्वेज के बारे में जानोगे। किसी को एक चीज के 5 पर्यायवाची आते हैं, वो 5 अलग अलग तरीके से चीजें लिख सकता है। किसी को एक चीज एक ही तरीके से आती है, एक ही बात लिखेगा। नॉर्मली स्टूडेंट, मैं जब लिखवाता हूँ क्लास में, नोट्स लिखवाता हूँ या आंसर लिखता है, तो हम बार बार लिखते हैं कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, सांगा ने बाबर को हराया, बाबर ने सांगा को हराया। कोई स्टूडेंट जो हिंदी में अच्छा होता है, मैं भले बार बार हराया बोलता हूँ, वो चेंज करता है, बोलता है सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, बाबर ने सांगा को मात दी, कुंभा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को शिकस्त दी। अलग अलग शब्द। वो पर्यायवाची जानता है कि हार भी कहते हैं, पराजय भी कहते हैं, मात भी कहते हैं, शिकस्त भी कहते हैं, अलग अलग चीजें। जिसकी जितनी लैंग्वेज अच्छी होगी वो उतना ही नंबर अच्छा लेके आएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि लैंग्वेज पे कमांड करनी है अपने में। थोड़े दिनों में, अभी 5-7 दिन में रिदम बैठ जाए, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या क्या करना होता है इसके अलावा, वो सारी चीजें हम करेंगे। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती, हमने जिंदगी में जो कुछ सीखा होता है वो इंटरव्यू। अगले 18 महीने तक आप जो कुछ सीखेंगे डेली, वो इंटरव्यू। चलना, बैठना, उठना, बोलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। यदि कोई कहे कि हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ये हमारे पैसे लेने का एक तरीका है कि कैसे न कैसे करके किसी ना किसी प्रकार से पैसे आ जाए। सिखाया क्या जा सकता है? किसी आदमी को क्या ये बताया जा सकता है कि तू कैसे बोल, कैसे बोल? वो जैसे 25 सालों से बोल रहा था ना, वैसे ही बोलेगा। मोल्ड कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, धीमा बोल, ऊंचा बोल, कम बोल, ज्यादा बोल, इतना। इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। चीजें प्रेजेंट करनी बताई जा सकती है कि तू देख ये जो बोलता है ना, इसमें पहले ये बोल, बाद में ये बोल, तेरे बोलने का तरीका गलत है, इतना ही किया जा सकता है। अगले 18 महीने में आप देखेंगे कि आपके खुद के अंदर इतने सारे चेंज आएंगे जिसकी हद नहीं। आपने खुद ने भी नहीं सोचा था कि यार आज, मैं कहता हूं आप एक काम कीजिए, डायरी लिखना शुरू कीजिए। आज डायरी में कुछ भी लिखिए, घर पे जाके डायरी में लिखिए, मैं आया क्लास में, मेरे बारे में लिख लीजिए, विजय सर आए क्लास में, विजय सर के बारे में लिख लीजिए, कोचिंग में एडमिशन लिया वो क्या प्रोसेस थी उसके बारे में लिख लीजिए, आपके 2 दोस्त मिले उनसे जो आपने बातें की उनके बारे में लिख दीजिए, आप चाय की थड़ी पे चाय पीने के लिए गए उस बारे में लिख दीजिए, अपने जो एक्सपीरियंस आज के दिन के थे आप लिख लीजिए, और ये डेली लिखिए। आप 18 महीने बाद देखेंगे कि आपके विचार बदल गए। आप किसी चीज के प्रति पहले अलग प्रकार से सोचते थे, आप अब अलग प्रकार से सोचते हैं। ये सोचने की जो प्रक्रिया है, ये जो थॉट प्रोसेस है,
ये तैयारी है, ये इंटरव्यू है। आज हम किसी चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, बाद में किसी चीज को अलग नजरिए से देखेंगे। आज हम किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देख रहे हैं, बाद में किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देखेंगे। आज हम उन चीजों को बड़े तौर पर देख रहे हैं, बाद में हम चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। अपने पास में एक नई साइट होगी, अपने पास में एक नई नजर होगी कि इन चीजों को किस दृष्टि से देखा जा सके। ये इस तैयारी का फायदा है। इसलिए है कि किसी को भले आरएस बनना हो, भले ना बनना हो, ये तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। ये तैयारी किया हुआ आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। मेरे से छोटा भाई है, उसने पढ़ाई में बहुत जल्दी हाथ खड़े किए थे कि अपने से पार नहीं पड़ेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पढ़ाई पुढ़ाई छुड़वा लो, कोई काम धंधा करवाना तो करवा दो। मैंने उसको कहा था कि कर लेना काम धंधा, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, अब तू नहीं पढ़ेगा तो काम धंधे करने ही पड़ेंगे, कर लेना। फिर भी क्लास ले, एक पूरे आरएस वाले बेच में बिठाया, एक पूरे आईएएस वाले बेच में बिठाया, उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया। पर फिर भी मैंने कहा तू आ, 4 बातें सीखेगा, 4 बातें सीखी हुई, कल को बिजनेस भी करेगा, कोई धंधा करेगा, गांव में खेती भी करेगा, तो किस आदमी से कैसे और कितना बोलना है ये तो सीखेगा, किसे बिहेव कैसे करना है ये तो सीखेगा। 4 लोग यदि बात कर रहे होंगे तो उनके टॉपिक में सम्मिलित तो होगा, यार ये क्या बात चल रही है। नॉर्मली पापा के पास कोई दोस्त आए हुए बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, यार महंगाई कितनी हो गई, सरकार महंगाई कम ही नहीं करती, पता नहीं क्या है, इनके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गए। आप बैठे बैठे केवल सुनते हैं। आप 2-3 महीने बाद आप कहोगे कि ना, वो रूस यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है ना, उसकी वजह से समस्या है। आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि ना, वो क्रूड ऑयल है ना, वो सस्ता हो गया इसलिए दाम सस्ते हैं। आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि सोना पता है क्या कम क्यों हो रहा है आजकल, ये सस्ता इस वजह से हो रहा है। ये इस तैयारी के दौरान आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीजें आपके अंदर आ गई, कब आप उन चीजों पे रिएक्ट करने लग गए, कब आप उन चीजों पे बोलने लग गए। कभी कोई आपको कहेगा कि यार ये तूफान ठीक है, चलते तूफान आ जाते हैं, और नाम देखो कितना जोरदार का, बिपर जोय। इसमें कहा जोय है, मर रहे हैं लोग, तुम कर रहे हो जोय है। आप अगली बार कहोगे कि ना, ये तूफानों के नाम पहले ही सेट हो जाते हैं, 1 साल पहले ही बता देते हैं कि अगले तूफान का नाम क्या होगा, कौन सा देश तूफान का नाम रखेगा, क्यों तूफान का नाम रखा जाएगा, ये नाम क्यों रखा गया, ये पहले से पता है। कोई आपको कहेगा कि साल भर बाद में आपको कहेगा कि यार चांद पे भारतीय को भेजने की तैयारी चल रही है, कि चंद्रमा पे इंडियन जा रहा है या मंगल पे इंडियन जा रहा है, ठीक यार, भारत वालों ने इस मामले में ठीक उछाल किए। आप उसको कहोगे कि ना, ये आज की बात नहीं है, ये साल भर पहले मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां आर्टेमिस समझौते पे साइन करके आए थे। और आर्टेमिस समझौता यही कहता है कि मनुष्य को मंगल, चंद्रमा और स्पेस के अन्य जगह पर कैसे भेजा जाए। हम उस समझौते में शामिल है तो हमको भेजेंगे, हम उस समझौते में शामिल नहीं है तो हमें भेजते। ये थॉट प्रोसेस, ये इस तैयारी में आपका बदलता है। इंटरव्यू की तैयारी आप डेली करते हैं। आप आज यदि कुछ भी ना पढ़ के जाएंगे, केवल आके जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, पढ़ के जाएंगे तो अपने आप सीखने की बात है। तो अपने बेसिकली तैयारी तो इनकी करते हैं, उधर वाला तो अपने आप हो जाता है, बाई प्रोडक्ट है वो, साथ में सह उत्पाद है। ये हम पढ़ते हैं, प्री पढ़ते हैं, मेंस पढ़ते हैं। बेसिकली हम इन 5 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि प्री में भी आते हैं और मेंस। हम लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो हमारी आंसर राइटिंग स्किल जो होती है उसको इंप्रूव करती है, उसको बढ़ाती है। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल प्री में आते हैं, मेंस में फिर भी मैं कहूंगा मैथ्स और रीजनिंग सबको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, भले वो प्री में आए नहीं आए। क्योंकि मैथ्स वाले मामले में ऐसी चीज है कि मैथ्स या तो किसी को आती है या किसी को नहीं आती। हिस्ट्री में कोई बंदा ये कह सकता है कि सर मेरी अच्छी है, कोई कह सकता है मेरी खराब है। पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी है, पॉलिटी मेरी ठीक ठीक है। इकोनॉमी मेरी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी सर मेरी खराब है। मैथ्स वाले में ये है कि या तो सर मुझे आती है या मुझे, तो जिनको आती है वो इसलिए नहीं पढ़ते कि आ ही रही है, जिनको नहीं आती है उसको लगता है जब इतने सालों में नहीं आई तो अब भी आने का कोई मतलब तो इसलिए छोड़ देता है ना, अपने पढ़ते हैं। जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है वो सोचते बहुत अच्छा है, उनके पास में लॉजिक बहुत होते हैं, उनसे जब भी कोई चीज पूछी जाती है उनके पास में 10 डायमेंशन होते हैं, वो अलग अलग तरीकों से जवाब दे सकते हैं किसी। और रीजनिंग अच्छी होनी ही चाहिए किसी की, भले वो तैयारी करे भले ना करे। सामान्य जीवन में भी यदि किसी के पास में लॉजिक नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए आनी चाहिए। ऐसा कैसा मैथमेटिक्स के साथ में मैथ्स भी आपको आनी चाहिए। और फिर क्या, जब मैथ्स रीजनिंग अपने सीखी भी रहती है, 20 सवाल आते हैं, जो आ रहा है अपने को उसमें फिर 2 में से 2 है, उसमें किंतु परंतु वाला नहीं। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया,
4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्या पता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप तुक्का मार के, तुक्का गलत था, इधर आंसर निकला 10 आंसर है तो आंसर 10 ही है, आंसर दूसरा कभी आएगा नहीं। तो इधर संभावना ज्यादा रहती है कि यार हमारा सवाल सही हो जाए, तो ये वाले बोनस होते हैं। एक करंट की बात, अभी जब प्री वाला बैच चल रहा है, हम डेली क्लासों में कहते हैं हम आपको करंट पढ़ाएंगे, हम आपको करंट पढ़ाएंगे। मेंस वाले बैच आएंगे, हम वापस कहेंगे, इंटरव्यू शुरू हो गए, उनको हम वापस कहते हैं हम करंट पढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को डेली अखबार पढ़ लेना चाहिए, इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना होता। और हैबिट डालिए डेली अखबार पढ़ने की। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यदि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत गलत करते हैं खुद के साथ में। अखबार आपके लिए केवल अखबार नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट है। यदि कोई सिविल सर्विस का स्टूडेंट है और वो डे टू डे से अपडेट नहीं है, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में वो जानता नहीं है, इसका वो तैयारी नहीं कर रहा हो। मैं कहता हूं एक बार को ये हो सकता है कि क्लास के नोट्स छूट जाएं कि यार नहीं पढ़ाई हुई आज, तो सो गया था मैं तो दिन में, सर रिवीजन कर ही नहीं पाया था आज दिन में। आप शाम को खाना खाते टाइम अखबार पढ़ लीजिए, पर पढ़िए, टाइम फिक्स कीजिए 40-45 मिनट, इससे ज्यादा अखबार नहीं पढ़ना। अखबार हमेशा रात को पढ़िए, कभी सुबह अखबार नहीं पढ़ना। सुबह अखबार कलेक्टर साहब पढ़ते हैं, सुबह अखबार वे पढ़ते हैं जिनको और कोई काम नहीं होता है। आपको खूब सारे काम, आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए अखबार शाम को पढ़िए। कारण है यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं तो अखबार की सारी घटनाएं आपके दिमाग में घूमेगी, आप पूरे दिन पढ़ नहीं पाएंगे। दिमाग खाली रहना बेहद जरूरी है पढ़ाई के लिए। आप रात को पढ़िए, जो जो न्यूज आपको ठीक लगे उनको लिखिए, यार ये न्यूज है, ये न्यूज है, ये उनके बारे में लिख लीजिए। धीरे धीरे आपके पास में खुद का एक डाटा होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद की चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। फिर जब कभी क्लास में करंट पढ़ाई जाएगी, कि मान लो हम कभी 7 दिन में क्लास लगा दी, कभी महीने में क्लास लगा दी हमने करंट की, उस समय यदि कोई टीचर पढ़ा रहा होगा और वो जब टीचर ये कह रहा होगा कि जानते हो तुम वेगनर ग्रुप क्या है, तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा कि हाँ हमें पता है, वेगनर एक प्राइवेट आर्मी है जो रसिया में है। टीचर बताएगा तुम्हें पता है उसने विद्रोह कर दिया, आप मन ही मन सोचेंगे हाँ सर, यूक्रेन वाले युद्ध में रशियन आर्मी भी लड़ रही थी और उनकी प्राइवेट आर्मी भी लड़ रही थी, इसका नाम वेगनर है, और उनमें आपस में झगड़ा हो गया, रशियन आर्मी में और प्राइवेट आर्मी में। इसलिए प्राइवेट आर्मी का जो कमांडर है येवेगनी प्रोगोजिन यूक्रेन से वापस लिया अपनी सेना को और रूस के एक शहर पे कब्जा कर लिया उसने, रोस्टोव। सर पूछेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में प्राइवेट आर्मी भी होती है, भारत में तो नहीं है? आप मन ही मन पुनः सोचेंगे कि नहीं है भारत में, पर दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में भी प्राइवेट आर्मी है, उसका नाम ब्लैक वाटर है। वापस पूछेंगे यार ये जो प्राइवेट आर्मी विद्रोह कर गई क्या रूस पे कब्जा कर लेगी? आप मन ही मन पुनः सोचेंगे कि ना, कब्जा नहीं करेगी सर, इसने मॉस्को की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था, पर रूस के राष्ट्रपति ने धमकी दी कि इधर आए तो टांगे तोड़ देंगे, इसलिए बेलारूस का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, उसने इनके बीच समझौता करवा दिया, चीजें रिवीजन होगी। एक तरीका तो यह है कि सर पढ़ा रहे थे तब अपने दिमाग में चल रही थी, दूसरा यह है कि सर ने लिखवाया, लिखो रूस की प्राइवेट आर्मी वेगनर है, लिखो वेगनर का प्रमुख येवेगनी प्रिगोजिन है, लिखो कि इन्होंने रोस्टोव पे कब्जा कर लिया था, लिखो कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जिनके भी समझौता करवा दिया। आप एक दिन में बैठ के 4 फैक्ट रट रहे हैं। एक तरीका कि आपको आते हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए करंट आना ही चाहिए। करंट यदि आपने, कई बार कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आकर कहते हैं बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए उसको सिविल की तैयारी करनी चाहिए। वो नहीं है, 12वीं के नंबर इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है कि आप कहते हो कि इसके 92 आ गए थे ना, अरे नहीं नहीं पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब बता भारत के 5 कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? ये तो पेरेंट्स कहते हैं मेरे को ही नहीं पता। डे टू डे से अपडेट नहीं है, इसने केवल किताबें पढ़ी है। ये नॉलेज किताबों का नहीं है, ये दुनिया का नॉलेज है। भांति भांति की चीजें पूछी जाएगी, भांति भांति की नई नई बातें हमारे सामने आएगी। वो जब सारी कुछ पता होगी, जिन लोगों का करंट अच्छा होता है, जो लोग डे टू डे से अपडेट होते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे होते हैं। वरना फिर ये प्रक्रिया पूरी की पूरी बोरिंग, बोझिल और उबाऊ होकर रह जाएगी कि नोट्स पढ़ाए, घर पे जाके नोट्स के रट्टे मारे, आगे वापस यहाँ पर आके ना, मजा आना चाहिए इसमें। और व्यक्ति जब भी कोई नई चीजें जानता है, नई चीजें समझता है, तो उसको खूब अच्छा लगता है। मतलब थोड़े दिनों बाद जब इकोनॉमी में विजय सर आपको बता देंगे यार महंगाई बुरी नहीं होती, महंगाई अच्छी होती है, और एक लेवल तक महंगाई होनी चाहिए। जब महंगाई होती है तो जो बनाने वाला होता है, सामान बनाने वाला होता है, उसको फायदा होता है,
फायदा होता है तो वो अपना बिजनेस और बढ़ाता है, एक फैक्ट्री और लगाता है, एक फैक्ट्री और लगाता है, तो उसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलता है, 1000 लोगों को घर पे सैलरी आती है, इसलिए वो सामान खरीदने और जाते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। आपको लगा ठीक है, उस दिन आपको लगा यार वो गाना गलत है, महंगाई डाइन खाए जात, डाइन नहीं है महंगाई, थोड़ा ठीक है, डार्लिंग है, थोड़ा काम ठीक करती है इधर। तो ये तब पता चलेगा आपको जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब तो ये बोझिल नहीं लगेगा, उबाऊ नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। और यदि आप केवल इसको किताबी ज्ञान समझ लेंगे तब ये बहुत बुरी सी प्रक्रिया है। जिनको केवल ये किताबी ज्ञान ग्रहण करना है वो तो तैयारी छोड़ दे, जिनको लगता है कि नहीं एंजॉय करना है इसको, दिमाग से ये भी हटाइए कि प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस में होगा कि नहीं होगा, हमारा आरएस में होगा कि नहीं होगा। अब वर्तमान में जिए, आप डेली नई नई चीजें सीखेंगे, आप उनमें एंजॉय कीजिए कि यार कितनी चीजें पता चली हमें। अपना लक्ष्य केवल इतना रखें, बहुत छोटे टारगेट बनाए जाएं कि डेली का डेली मुझे जो पढ़ाया गया था वो याद है। मैंने डेली अखबार पढ़ लिया था, मैंने टेस्ट जो मंडे को टेस्ट हुआ था वो दे दिया था, मैंने मेरा 100% दिया था, उसका मेरा रिजल्ट ये है। यदि मेरा रिजल्ट कमजोर है तो अगली बार इंप्रूव करूंगा, रिजल्ट अच्छा है तो भी जो सवाल गलत हुए थे वो गलत क्यों हुए इनको मैं चेक करूंगा। तो ये ज्यादा सोच लेते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, कैसे करें, ये वाला कैसे करें, ना ना, डेली वाले पे अपने ध्यान दिया जाए। छोटे लक्ष्य हो, 7 दिन के लक्ष्य हो, 7 दिन में इतना कुछ करना अपने रेडी है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास खूब सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप खूब सारी चीजें एक साथ सीख चुके हैं, पर ये हो तभी पाएगी। हम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि यार चूंकि सिलेबस करवाना है तो सिलेबस कैसे करवाया जाए। क्योंकि हम पीसीएस की तैयारी करते हैं, हम आरएएस की तैयारी करते हैं, तो आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो, मैं कहता हूँ गुजरात पीसीएस की तैयारी कीजिए, आप महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी कीजिए, कोई भी जो राज्य होता है वो अपना जीके ज्यादा पूछता है। कि महाराष्ट्र वाले चाहेंगे कि यार हमारे ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो महाराष्ट्र के बारे में तो जाने, राजस्थान वाले चाहेंगे हमारे ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो किसके बारे में जाने, राजस्थान। इसलिए राजस्थान का पेपर होगा तो राजस्थान जीके ज्यादा, और महाराष्ट्र का पेपर होगा तो महाराष्ट्र का जीके ज्यादा। दो रीजन है इसके। एक रीजन तो ये कि हर राज्य ये चाहता है कि बाहर वाले नौकरी करने ना आए, क्योंकि यदि बाहर वाले नौकरी करने आए तो हमारे टाबर कहां जाएंगे। ये पूरा पूरा क्षेत्रवाद है। इसलिए भी है कि भाई हमारे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, इसलिए प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन वो राजस्थान जीके पूछ लेते हैं ताकि यूपी बिहारियों को साफ किया जा सके। क्योंकि किसी टाइम में 2003 से पहले अपने सिस्टम ये था कि मान लो मेंस दे रहे हैं 12,000 लोग, 12,000 में से 3,000 लोग यूपी बिहार से आते हैं। उसका कारण था कि आईएएस का और आरएएस का सिलेबस सेम था। यूपी बिहार वाले आईएएस की तैयारी करते थे, पहले से करते, उनके खुद के यूपी बिहार में पीसीएस होते ही नहीं थे, तो होते तो नकलें वकलें जो आज आप राजस्थान में देख रहे हो ना, ये उन्होंने 50 साल पहले करके छोड़ लिया। ये पेपर लीक कर वो करे, तुम टाबर हो हमारे सामने, हम भाई साहब करकुरा गए ये काम तो सारे। तो उधर वो पीसीएस तो होते नहीं थे, आरएस होता था इधर अपने, हर साल होता, 2 साल में होता, इसलिए आरएस देने आते, आईएएस वाली तैयारी उनके काम आती और वो सारे के सारे इधर अपने लग जाते। अपने चेयरमैन बने आरपीएससी के सीआर चौधरी सर, जो बाद में नागौर से एमपी रहे थे, पिछली गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके टाइम से अपने आरपीएससी ने थोड़े चेंज करने शुरू किए और कहा गया यार पेपर ऐसा बनाओ जिसमें हमारे बच्चों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, राजस्थान के बारे में ज्यादा पूछे जाए, ताकि बाहर वाले फेल हो जाए प्री में। क्या पूछे, तो अपने पूछना शुरू किया कि तेजा जी के घोड़ी का नाम बताओ, रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, है ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए, थे टिपिकल गांव के सवाल पूछने शुरू किए। खेजड़ी से कौन सा फल प्राप्त होता है, खेत में फसल बोने से पहले जो खरपतवार हटाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सूड़। बीन बीननी की जो जूतियां होती है उनको क्या बोलते हैं, बिनोटे। बीन बीननी पहन रहे हैं तो बिनोटे। अब ये यूपी बिहार वालों को आने बंद हुए, पर यूपी बिहार वाले भी इस मामले में बड़े तेज निकले, उन्होंने याद कर लिए, उन्होंने राजस्थान जी की किताब उठाई और रट्टे मार गए, बीन बिननी वाले बिनोटे हैं, इसको सूड कहते हैं, ये वो झेरनार नेडिन सब याद कर गए वो सारी की सारी चीजें। तो फिर आरपीसी ने ट्रेंड चेंज किया, आरपीसी ने ये पूछना शुरू किया कि राजस्थान की छठी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले दूसरी याद करिए आएगा, क्या पूछ ले, छठी पूछ लो, छठी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 7वें नंबर पर कौन सी चोटी आती है। अब देख देखे, मेरे को याद है 2012 में मैं प्री का पेपर देने के लिए गया हुआ, मैं तब तक एक मेंस दे चुका था 2010 वाला, मेरी तैयारी थोड़ी ठीक थी। तब 2 पेपर हुआ करते, एक होता सब्जेक्ट का, एक होता जीके का। मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो हिस्ट्री में मेरे कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता था हिस्ट्री में फाड़ दूंगा पेपर पूरा।
और सबको होता था, जिनका ज्योग्राफी होता ज्योग्राफी में सोचते, जिनका पॉलिटिकल साइंस होता पॉलिटिकल साइंस में। जीके हम लोग ठीक ठीक सही पढ़ते, ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे। हम ये मानते कि यार 100 में से 45 सवाल भी कर लेना ठीक है, क्यों करने हैं ज्यादा, सब्जेक्ट में लाएंगे अपने नंबर, तो पूरा जोर भी सब्जेक्ट में लगाते। मेरे याद 2010 वाले में भी मेरे साथ 52 क्वेश्चन सही थे प्री के अंदर जीके में, तो भी मेरे साथ वालों रहे जोरदार 52 कर दिया यार, पहली बार में इतने तो होते ही नहीं लोगों से। तो उन्हें लगता था यार ये रेशियो ठीक है, पिछली बार 52 करके इस बार 55 ही करेंगे, कम कहाँ होंगे। अब मैं पेपर देने के लिए बैठा जब, तो मुझे लगा कि यार उस पेपर में मेरे को खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो देखूं वही आए मेरे को। अब इससे दो चीज है, एक चीज तो है कि पेपर बहुत सिंपल आ गया, तो पेपर जब सिंपल आता है ना तो पढ़ने वाला स्टूडेंट मर जाता है। इसलिए हमेशा दुआ करनी है पेपर कभी सिंपल नहीं आना चाहिए, पेपर टफ आना चाहिए हमेशा, क्योंकि पेपर सिंपल है तो कितना सिंपल आया ये पता नहीं है ना। क्या पता इतना सिंपल हो कि मेरे तो 100 में से सही हुए 75 और दूसरे हो गए 95, ज्यादा सिंपल हुआ हो। या दूसरा ये था कि यार अपनी तैयारी अच्छी है इसलिए अपने थोड़े सवाल ज्यादा सही हो रहे हैं। अब मैंने उसमें सारे करकुरा दिए, 100 कर दिए, मैं अब सिंपल ही 100 सारे करकुरा देते हैं, गलत होंगे हुआ जाए, कटकुटा के जितने बचेंगे देख लेंगे अपने। जैसे पेपर खत्म हुआ तो मुझे लगा किसी से पूछना चाहिए कि उनके कितने कितने, यदि इनके भी वैसे ही हो रहे हैं तब तो अपना ठीक है रेशियो, और इनके यदि अपने से भी ज्यादा हो रहे हैं, अपने 70-75 सही समझ रहे हैं यार, कटकुटा के इतने तो ही जाने चाहिए, ठीक है, इनके यदि बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो अपने मर गए। और यदि इनके कम हो रहे हैं इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी है, इसलिए अपने ही हुए इनके नहीं हुए, अपनी तैयारी अच्छी इसलिए पेपर सिंपल लग रहा है अपने को। तो पास में एक भैया बैठे थे, सिर पे बाल बाल कम एकदम, थोड़ी उम्र ली हुई थी, तो मुझे लगा भैया एक्सपीरियंस वाले, अपने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है भैया के पास, इनसे पूछते हैं। तो मैंने हाथों पूछा भैया पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा बहुत ही खराब हुआ। तो भैया की भाषा से मैं समझ गया कि भैया अपने तो नहीं। तो मैं भैया खराब तो कहाँ हुआ, पेपर तो सिंपल ही था, ऐसा तो कोई था ही नहीं इसके अंदर, मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, राजस्थान में पशु। तो हम पूरा पढ़ के आए कि तुम्हारा कौन सा गाय दूध ज्यादा देता है, तुम्हारा कौन सा भेड़ ऊन ज्यादा देता है। अब तुम इधर पूछ रहे हो मवेशियों का संख्या बताइए, तो घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं मन ही मन बड़ा राजी हुआ कि वो सवाल मैंने भी छोड़ दिया था, पर मुझे उसका डर अच्छा लगा कि अगली बार जब इलाहाबाद के किसी बुक शॉप पर खड़े होके कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा होगा राजस्थान का, आरएस का फॉर्म, तो ये भैया उसको कहेंगे मत भरिए, बहुत ही कठिन पेपर देते हैं, मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं उधर। मैं थैंक यू आरपीएससी, डिमोरलाइज करने के लिए बाहर वाले लोगों को। तो एक तो ये है कि भाई बाहर वाले लोगों को ऐसा सेट किया जाए कि वो एग्जाम देने ही ना। दूसरा सिंपल सा है कि राजस्थान के अंदर यदि राजस्थान के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, वो लोगों से अच्छा डील कर पाएगा। भाई आप पब्लिक डीलिंग सर्विस के अंदर जाएंगे, आपको ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, आप फील्ड में जाएंगे सारे के सारे। आप एसडीएम हैं, आप तहसीलदार हैं, एक किसान से बात कर रहे हैं, किसान टिपिकल अपनी मेवाड़ी मारवाड़ी ढूंढाड़ी में बात कर रहा है, और आप उसको कहें कि मुझे ये नहीं आती तो हिंदी बोल या इंग्लिश बोल, फिर किस बात की पब्लिक डीलिंग है। यदि आप राजस्थान के हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बात क्या करें, भले आप गंगानगर के हैं तो भी डूंगरपुर वाले के भी समझ जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे बात दूसरी समझ जाएंगे। आप भरतपुर के हैं तो भी आप जोधपुर वाले के समझ जाएंगे कहा क्या है इसने, अपनी बात कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे। बाहर का व्यक्ति होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाकायदा साउथ इंडिया में जब कोई आईएएस लगते हैं तो उनको वहां की भाषा सिखाई जाती है कि कर्नाटक कैडर मिला तो तू कन्नड़ सीख, तमिलनाडु मिला तो तू तमिल सीख। हालांकि राजस्थान में अपने ये है कि राजस्थान में जो भी आईएएस लगते हैं उनको राजस्थानी सिखाई नहीं जाती, अपने ये मानते हैं हिंदी से काम चला लेगा, काम तो नहीं चलता ना। इसलिए अपने आज भी जो ग्रामीण आदमी है कलेक्टर साहब के पास जाने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार कलेक्टर साहब की भाषा और मेरी भाषा अलग अलग है, कलेक्टर साहब मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में हमारी भाषा के लोग लगे, ताकि लोगों तक हर योजना को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसलिए राजस्थान जीके खूब सारी पूछते हैं, प्री में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, इंटरव्यू पूरा ही वो राजस्थान जीके पे ले लेते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि यार हम जब इनको सब्जेक्ट पढ़ाएं तो ऐसा कर ले, एक इंडियन पढ़ा ले और एक राजस्थान पढ़ा ले। जैसे इकोनॉमी शुरू किया तो इंडियन इकोनॉमी है ना, एक तो आप में से खूब सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि यार आज क्या सब्जेक्ट पढ़ा मेरे से पहले, तो बच्चे कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा? नहीं, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र ना, आप पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी पूरी इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं?
इकोनॉमी तो पाकिस्तान की भी, हालांकि नहीं है उनकी इकोनॉमी जैसा कुछ। अभी 5 दिन पहले न्यूज थी कि वो कर्जा लेने के लिए गधे बेच रहे हैं। गधे भैंस गाय बेच बेच के कब तक टाइम पास करेंगे? तो वैसा वैसा कुछ उनके चल रहा है, तो वो जरूर है उनकी नहीं, पर और किसी देश की, अमेरिका की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, पर हम वो नहीं पढ़ते। हम केवल क्या पढ़ते हैं? तो आप आज क्या सब्जेक्ट शुरू हुआ आपके? इंडियन इकोनॉमी। क्या शुरू हुआ है? इंडियन इकोनॉमी शुरू हुआ। तो फिर हम देखते हैं यार, एक राजस्थान का शुरू कर लेते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री हो जाए, है ना। कल को मैं राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर गया तो मेरी जगह कह दोगे भाई राजस्थान की ज्योग्राफी लगा दो। तो राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई तो राजस्थान की पॉलिटी लगा दो। राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट हो गई कि राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ा दो। राजस्थान की इकोनॉमी कंप्लीट हो गई कि राजस्थान की कल्चर पढ़ा दो। तो एक बराबर में राजस्थान वाला सब्जेक्ट चलता रहता है, एक इंडियन वाला चलता रहता है, तो अपने दोनों बैलेंस बना रहता है। इंडियन इकोनॉमी खत्म हुई तो इंडियन पॉलिटी पढ़ ले, इंडियन पॉलिटी खत्म हुई तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ले, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुई तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ ले, तो साथ साथ में दूसरा सब्जेक्ट चलता रहता है। भले बड़ी बात। एक उधर आप क्या पढ़ रहे थे आज? इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? एक हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का इतिहास। ठीक है। और सुनो थोड़ी बात है, अब मैं इस हिस्ट्री की बात करता हूं। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप किसी भी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक। किसी भी देश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको सर मुझे अमेरिका की हिस्ट्री पढ़नी है, मैं कहूंगा हाँ। एक अमेरिका की प्राचीन इतिहास होगा, एक अमेरिका का मध्यकालीन इतिहास होगा, एक अमेरिका का आधुनिक। आपको सर मुझे नेपाल का पढ़ना है, ठीक। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ नेपाल, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ। आपको सर मुझे इंडिया का पढ़ना है, ठीक। इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पूरा ही। आपको सर राजस्थान का पढ़ना है, यही है। राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास और राजस्थान का आधुनिक इतिहास। अच्छा, ये हम बांटे कैसे? किसको प्राचीन माने, किसको मध्यकाल माने, किसको आधुनिक माने? ये क्या क्राइटेरिया है? यार इसको तो प्राचीन मान लो, इसको मध्य मान लो, इसको आधुनिक मान लो। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से हमने बांट लिया कि यार यहाँ तक वाला प्राचीन काल है, यहाँ तक वाला मध्य, यहाँ तक वाला आधुनिक। अपने ये सब पढ़ाई लिखाई शुरू करके गए अंग्रेज। अंग्रेजों के आने से पहले सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था, उन्होंने आगे थोड़ा सिस्टम ठीक किया। तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम था मील। क्या नाम था? मिल नाम करके, जेएस मिल नाम करके इतिहासकार है। जेएस मिल ने कहा यार मैं बांट देता हूं तुम्हारी हिस्ट्री। तो हमने कहा हाँ बांट, बता। उसने कहा मैं कुछ नाम बोलता हूं, तुम थोड़ा नोटिस करो इन नामों। जैसे उसने कहा मैं नाम बोल रहा हूं, हर्षवर्धन, पुलकेशिन, स्वपन वासवदत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कालिदास, चाणक्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, कलहण। कैसे लगे नाम? हमने कहा जोरदार। थू थू क्या बोला यार तू, ऐसे प्यारे प्यारे नाम बोले तो नहीं जा रहे, पर मजा आ रहा था सुन के। उसने कहा मैं नाम चेंज करता हूं। उसने कहा यहिया बिन अहमद सरहिंदी, फुतुह उस सलातीन, अबू बकर इसामी, ख्वाजा मखतूम हुसैन नागुरी, मुनिस उल अखा। उसने कहा अब, हमने कहा हालात बदल दिए, जज्बात हो दिए। उसने कहा रुको जरा, सबर करो, मैं थोड़े नाम और बोलता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लॉर्ड रिपन, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये कैसे लगे? अगर इस बार फिर चेंज हो गए। उसने कहा पहले जो मैंने नाम बोले वो संस्कृत में थे, वो प्राचीन काल है। फिर जो मैं नाम बोल रहा था वो फारसी थी, वो मध्य काल है। फिर जो मैं नाम बोल रहा था वो अंग्रेजी थी। सिंपल वर्गीकरण है। जब तुम्हारे हिंदू डायनेस्टीज राज कर रही थी वो तुम्हारा प्राचीन काल है। जब मुस्लिम्स आ गए थे वो तुम्हारा मध्य काल है। जब अंग्रेज आ गए थे वो तुम्हारा। तो भारत के इतिहास को बांटने का सीधा सीधा तरीका है, हिंदू राजवंशों का काल प्राचीन काल, मुस्लिम सल्तनत जब प्रारंभ हो गई थी, अंग्रेजों ने जब राज कर लिया था। आगे बात समझो। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल कैसे बांटते हैं, आगे बात समझो। ये का ये सेम कहां पे लगा देंगे हम? राजस्थान। तो राजस्थान में भी एक होगा प्राचीन काल, एक होगा मध्य काल, एक होगा। पर अपने समस्या है, प्राचीन काल में भारत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार। पटना, पटना को क्या बोलते हैं? पटना ठेठ है बंगाल की खाड़ी में पूर्वी भाग में पड़ा है, हम भारत का पश्चिमी भाग। इसलिए अपने इधर ज्यादा कोई कंट्रोल ही नहीं था। प्राचीन काल में मनुष्य ने वहीं पर रहना ज्यादा पसंद किया जहां पर पानी ज्यादा था, क्योंकि इस मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना।
खाना खेती, पीना नदियां। तो नदियां कहां थी? यूपी बिहार। यूपी बिहार साइड में नदियां थी, इसलिए मनुष्य वहां पे ज्यादा रहा। फिर वो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में हमेशा जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। हम एक बहुत एडवर्स कंडीशन के अंदर थे, हम मरुस्थल में थे। मरुस्थल में थे इसलिए पानी नहीं था, इसलिए कोई मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा। मरुस्थल में थे इसलिए खेती नहीं थी, खेती नहीं तो राजा टैक्स कहां से लेगा? अपने आप ही। तो प्राचीन काल में हमारे कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं है। हम थोड़े थोड़े सेंटर लेके बैठे हैं कि हाँ यार, अशोक के 2 अभिलेख हमारे बेराट से मिल गए। कहां से मिल गए? बेराट। जयपुर में अपने एक जगह बेराट, यहाँ अशोक के 2 अभिलेख है। इधर अपने अशोक कभी न कभी तो आके गया ही होगा, एक आधी बार तो गेड़ा मारा ही होगा उसने इधर। लेकिन जब राजधानी चेंज हुई भारत की, वो पाटलिपुत्र से धीरे धीरे आगे दिल्ली क्या आ गई, तब तक मनुष्य इंटेलिजेंट हुआ और उसने कहा नदी नहीं है तो क्या नहर बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या तालाब बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या कुआं खोद लेते हैं, खेती तो इससे कर लेंगे। तो अपने इधर भी जनसंख्या रहने लगी, अपने इधर भी जनसंख्या की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी। और जब दिल्ली राजधानी आ गई तो अपने यहाँ पे राजतंत्र, अपने भी राजवंश बनने शुरू हुए अलग अलग क्षेत्रों में, अपने राजवंश बने, दिल्ली से डायरेक्ट लड़ाइयां होने लग गई। इसलिए मध्यकाल का इतिहास यदि भारत का पढ़ना हो तो उसमें आपको राजस्थान पढ़ना ही पड़ेगा। बिना राजस्थान को पढ़े आप भारत का मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ सकते। जबकि एंशियंट में गायब है। मैं कहता हूं हम आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे 1 महीने, और 1 महीने में एक पोथा भरवा देंगे, रजिस्टर भरवा देंगे हम आपको, और उसमें राजस्थान का नाम आएगा, ले देंगे 5 जगह। 5 जगह नाम है केवल उसका, कि कालीबंगा आ गया, बेराठ आ गया, बयाना आ गया, 2-4 नाम आ गए। मैं कहता हूं मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे 1 महीने भारत का, एक रजिस्टर उसके अंदर भरेगा, पर उसमें राजस्थान दिल्ली आएगा। क्योंकि यदि आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है तो आप चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर को जाने बिना अलाउद्दीन खिलजी नहीं पढ़ सकते। यदि आपको अकबर पढ़ना है तो आपको राणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में जानना पड़ेगा। यदि आपको औरंगजेब पढ़ना है तो आपको राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानना पड़ेगा, वरना आप औरंगजेब कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास लंबा है अपना, प्राचीन का इतिहास इतना लंबा। फिर आधुनिक, वो तो अपना जीरो हो गया। क्योंकि आधुनिक इतिहास तो अंग्रेजों वाला इतिहास है, और हमारे पे अंग्रेजों ने कब्जा ही नहीं किया। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में उन उन जगह पे कब्जा किया जहां पर पैसे थे। इधर नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, अपना और अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं आपस में। मैं बहुत छोटा था तो दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, राम जी की, कृष्ण जी की, राजाओं की, ऐसे कहानियां सुनाते। एक दिन मैं क्लास से आया और उस दिन भगत सिंह पढ़ाए थे क्लास में। मैंने आते दादाजी को कहा कि मुझे ना अंग्रेजों की कहानियां सुनाओ। तो उनका वो कौन थे? तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था ना। उनका क्या होगा यार, उधर किया था, अपने तरफ नहीं किया। अपने तरफ नहीं किया मतलब पूरे भारत पे राज था उनका। होगा, अरे भारत पे होगा, अपने पे नहीं था। भारत पे था, अपने पे नहीं था। अपने फिर कहां थे? कि अब ये नहीं पता मेरे कहां थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। आप कब पैदा हुए? उनका 1942, मतलब आजादी से पहले पैदा हो गए थे। उनका हाँ, झंडा लगा था तब मैं 5-6 साल का था। झंडा लगा मतलब अंग्रेजों का हटा, भारत के झंडे लगे सब जगह। तब अपने गांव में आपने अंग्रेज नहीं देखे? कि गांव छोड़, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अंग्रेज नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या अंग्रेज अपने से टैक्स लेने नहीं आते थे? नहीं। तो अपने से टैक्स कौन लेता था? तो अपने गांव में फलान जी बैठे ना, वो उनके परिवार वाले टैक्स लेते थे। फिर वो क्या करते कि वो बीकानेर गंगा सिंह जी को पहुंचा देते। बीकानेर में राजा हुए गंगा सिंह, उनके पास टैक्स भेजते। हमारे गांव का जो सामान तो हमसे टैक्स लेगा, वो आगे राजा को दे देगा। तो अंग्रेज नहीं थे ना। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि हाँ, हम तब भारत का हिस्सा ही नहीं थे। क्योंकि तब भारत 2 प्रकार का था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। हम राजाओं के भारत में थे, अंग्रेजों के भारत में नहीं थे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इसीलिए राष्ट्रगान में हमारा नाम नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, हम कहां इसमें? पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल है। हम क्यों नहीं है इसमें? तो समझ में आया कि 1911 में जब राष्ट्रगान लिखा गया था, राजस्थान भारत का अंग नहीं था। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो उसको ही भारत में मानेंगे ना जो भारत के अंदर आता है। भारत भाग्य विधाता, तो भारत में तो वही चीजें आएगी जो भारत में थी। भारत में पंजाब था, सिंध था, गुजरात था, मराठे थे, उत्कल था, बंगा था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। हमें 47 में मिलाया गया, हम मर्ज किए गए भारत में। अंग्रेजों के भारत में, राजाओं वाले भारत को मिलाया गया। उस दृष्टि से देखा जाए तो हम अंग्रेजों से लड़े ही नहीं। हम अंग्रेजों से क्यों लड़ेंगे जब अंग्रेज थे ही नहीं?
तो फिर हम क्या पढ़े? तो हमने कहा हमने अंग्रेजों के खिलाफ तो आंदोलन नहीं किए, पर राजाओं के खिलाफ तो किए थे, और राजा अंग्रेजों के दोस्त थे। तो हम कह देंगे इनडायरेक्टली तो किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के। और डायरेक्टली किसके खिलाफ थे? इसलिए हमने ढूंढ ढूंढ के थोड़ा यूं आंदोलन देखे। 57 की क्रांति में देखो, अपने कभी किसी ने भाटा फेंका हो दूर दराज में? तो एक फलान जी भाटा फेंक गए थे, हमने लिखा लिखो महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। कोई लेना देना नहीं। 57 की क्रांति के टाइम पूरे राजस्थान में 30 अंग्रेज थे। राजस्थान अफसर थे, आर्मी के ऑफिसर हुआ करते, वो थे। बाकी अंग्रेजों का अपने से सीधा सीधा कोई भी लेना देना। व्यापारी थे जी, बहुत अच्छे व्यापारी थे। वो जानते थे कि वही बिजनेस करना है जहां पे कुछ मिल सकता है। अपने कहां थे? उन्होंने उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया साउथ इंडिया, क्योंकि बिजनेस है ही साउथ इंडिया। आज भी राजस्थान पूरा का पूरा साउथ इंडिया बैठा है बिजनेस करने के लिए। उन्होंने अगला कब्जा किया बंगाल। बंगाल की खाड़ी के पास में, जो समुद्र के पास में होंगे बिजनेस वहीं होगा। हमारे पास समुद्र नहीं है। जो नदियों के पास होंगे वहां खेती बहुत अच्छी होगी, हमारे पास नदियां नहीं है। इसलिए यूपी बिहार पंजाब नदियों के पास थे, इसलिए खेती थी। साउथ इंडिया, बंगाल और गुजरात समुद्र के पास में, इसलिए बिजनेस बहुत अच्छा था। भगवान ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ना खेती दी, ना कोई व्यापार वाणिज्य वाला दिया। तो अपने यूं जिंदाबाद थे, जिंदाबाद बैठे थे। बीकानेर के पास में गांव है, एकदम रोड के ऊपर गांव है, बीकानेर से 40-50 किलोमीटर दूर। पीपल का पेड़ है रोड के ऊपर, तो डोकरे सुबह शाम ताश खेलते हैं वहां बैठे बैठे। एक सरदार जी पंजाब के उस रोड से ट्रक लेके जाते हैं। 20 साल हो गए सरदार जी को देखते हुए कि वो लोग जब भी जाते लोग वहां बैठे बैठे ताश खेलते मिलते। एक दिन सरदार जी नीचे उतरे, सरदार जी नीचे उतरे, कहा मैं 20 साल हो गए ट्रक चलाते हुए, 24 घंटे ट्रक चलाता हूं तो भी घर की पार नहीं पड़ती। तुम सारे दिन ताश खेलते हो, तुम्हारे घर की पार कैसे पड़ती है? आपने लगा बाबू भली रह गए। बाबे भले वाले लोग थे जी। तो अपना प्राचीन काल बहुत कम है, अपना आधुनिक काल बहुत कम है। अपना जो ले दे के बड़ी हिस्ट्री है वो कौन सी है? मध्यकाल। कौन सी है? राजा महाराजा अपने खूब सारे हुए, तो उन राजा महाराजाओं के बारे में बातें अपने पास खूब सारी है। तो एंशियंट कम है अपना, अपना मॉडर्न कम है, लेकिन अपने पास ज्यादा क्या है? ये तो सिलेबस की मोटी मोटी बात। पर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज है कि यार हिस्ट्री को कैसे जाना जा सकता है, हम कैसे पता लगाएं हिस्ट्री का? हिस्ट्री को जानने के 3 सोर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है पुरातात्विक। कौन सा हो सकता है? आर्कियोलॉजिकल। एक हो सकता है साहित्यिक, लिटरेरी। एक हो सकता है पूरा लेख, आर्काइवल। हिस्ट्री कितने माध्यम से जानी जा सकती है? 3 माध्यम से। पहली कौन सी? आर्कियोलॉजिकल। जमीन खोदो, खोद के पता लगाओ क्या क्या मिला है। जमीन कहीं खुदाई की और खुदाई के अंदर वहां पर एक लाश मिली और उस लाश के साथ में बर्तन पड़े हैं। इसका मतलब वो लोग ये मानते थे कि मरने के बाद आदमी का दोबारा जन्म होगा, इसलिए बर्तन काम आएंगे, इसलिए मरने के बाद साथ में बर्तन दफना दी। और ऐसा दुनिया के हर देश में हुआ है। दुनिया के प्रत्येक देश में ज्यादातर लोग ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है तो बाद में साथ में बर्तन मिले, खाने पीने की चीजें मिली, आभूषण मिले। ये हमें बताता है कि यार उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। हम उनके सोशल स्ट्रक्चर जो भी उसके बारे में पता लगाते हैं। हमने जमीन खोदी, वहां पर इतना बड़ा मटका मिला। यार पानी तो नहीं रखते होंगे इस मटके में, बहुत बड़ा मटका है। अनाज रखते होंगे, आटा रखते होंगे इसमें। ये चीज है। हमने जमीन खोदी, एक ही जगह पे 6 चूल्हे हैं। पता चला जॉइंट फैमिली होगी, बड़ा परिवार होगा। एक चूल्हे पे तो रोटियां कैसे बनती? 50 आदमियों की। लिखा होगा एक पे रोटी बन जाए, एक पे सब्जी बन जाए, एक पे पानी गर्म हो, एक पे दूध गर्म हो। 5-6 चूल्हे मिले। हमने जमीन खोदी, हमें एक मकान मिला और मकान पक्के ईंटों का है। हमें पता चला कि यार ये लोग ईंट बनाना सीख गए थे और ये पक्के ईंटों के मकान मिल रहे हैं अपने को यहाँ से। हमने जमीन खोदी और जमीन में नालियां मिली। हम पता चला यार ये स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। किन्हों लगता था यार ड्रेनेज होना चाहिए, पानी बाहर जाना चाहिए, घर में पानी इकट्ठा हो गया तो बीमार हो जाएंगे। ये लोग इसके बारे में जानते थे। हमने जमीन खोदी कहीं से, वहां से खोपड़ी मिली, उसमें छेद निकले हुए। हम चला टांके लगाए होंगे किसी आदमी के, गिर गया होगा, लग गई होगी, टांके लगाए, सर्जरी करना जानते होंगे ये लोग।
ये सारी चीजें जो जमीन को खोद के इस प्रकार से प्राप्त की जाए, वो कौन सी है? कौन सी है? एक तो हिस्ट्री जानने का सोर्स क्या हो सकता है? आर्कियोलॉजिकल हो सकता है। दूसरा कौन सा? मैं आज से 1000 साल पहले लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूं, उस किताब में लिखा हुआ है। एक जैन मुनि किताब लिख रहे हैं, साधु किताब लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं मैं मालपुरा में 4 महीनों तक रुका। कहां पर 4 महीनों तक रुका? इसका मतलब ये तो पता चला ना 1000 साल पहले मालपुरा था, आज का नहीं, 1000 साल पुराना है। ये पता चल रहा है कि यार 4 महीने रुका, मतलब बरसात के दिनों में जैन मुनि आज भी कहीं नहीं जाते, चतुर्मास चौमासो, तो 4 महीने यहाँ पे रुके होंगे, इसका मतलब यहाँ पे जैन रहते हैं, तभी जैन मुनि यहाँ रुके होंगे, बाकियों के पास तो क्या रुकते। आप पूछे कि साहब जैन के अंदर कौन सा, तो पता चले मालपुरा था। उसमें और लिखा, एक दिन मेरे पास एक व्यापारी आया, वह गुजरात से व्यापार करने के लिए आता था, तो पता चला यार मालपुरा व्यापारिक केंद्र है। हमने एक और पुरानी किताब पढ़ी, 1200 साल पुरानी किताब पढ़ी, और इस किताब में लिखा हुआ था कि सिंध में फलाना राजा था और उसने अरब के फलाने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नाम पता चले ना कि सिंध का राजा कौन है, अरब का राजा कौन। उस राजा के बारे में और लिखा था कि और वह राजा अपने 3 मंत्रियों के साथ बैठ के बातचीत करता। 3 मंत्रियों के नाम पता चले, कईयों में उनकी जातियां पता चल रही, तो पता चलता है किन किन जातियों के मंत्री बनते थे, कौन नहीं बनता था। ये सारे सोर्स कैसे कैसे? तो किताबों से इस प्रकार नॉलेज मिल रही। फिर तीसरा कौन सा है? फिर धीरे धीरे राजा इंटेलिजेंट हुए और राजाओं ने कहा दिल्ली का लिखो, हमारी तरफ से लिखा जाए। राजाओं ने खुद ने अपने रिकॉर्ड्स लिखवाने शुरू किए, बहियां लिखवाते थे। क्या लिखवाते? बोलते ना खाता बही। क्या होता है खाता बही में? खाता बही में तो क्या होता है, व्यापारी लिखता है 50 रुपए का सामान फलाना जी को बेचा, 100 रुपए का सामान लिया, ये लिखता है, वो डेली लिखवाते। मतलब अपने राजाओं की बहियों में इतनी बातें हैं कि सुबह 7:15 पर राजा दरबार में आया। राजा अपनी चेयर पर बैठा, आज उसने 10 लोगों को दान दिए। इस व्यक्ति को 11 रुपए दान में दिए गए, उस व्यक्ति को 2 कंबल दान में दी गई, उस व्यक्ति को खाने का सामान दान में दिया गया, उस व्यक्ति को एक झोंपड़े के पैसे दान में दिए गए, उस व्यक्ति को एक गाय दान में दी गई। एक एक मेंशन है। 10:15 पर राजा से मिलने के लिए 3 मंत्री आए। उन 3 मंत्रियों ने राजा से इस विषय पर इस प्रकार की बातचीत की। उसके बाद राजा खाना खाने के लिए चला गया। आज राजा ने खाने में ये खाया, मेंशन है पूरा रिकॉर्ड, पूरे दिन का एक एक बात। उस बही का नाम है हकीकत बही। क्या नाम है? ऐसी बहियां जिनमें राजाओं की हकीकत लिखी हुई है। वो बहियां कौन सी होगी? एक कोई और बही मिली हमें, उस बही में लिखा हुआ है कि राजा के राज परिवार में इतनी महिलाएं हैं, राजा की रानियां, उसके भाइयों की पत्नियां, उसके जो पिताजी मर गए पर उन पिताजी की जो रानियां थी, 5-7 रानियां थी वो, और महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं, कि जहां महिलाएं रहती है उस जगह को अपने यहां पे बोलते जनाना। क्या बोलते? या मुसलमानों के आने के बाद एक टर्म यूज में लेने लगे थे, हरम। क्या बोलते? लिखा जनाना में 27 रानियां रहती है, या जनाना में 27 महिलाएं रहती है। उसमें लिखा हुआ है कि आज फलानी रानी के लिए नया सूट आया था, वो सूट के इतने रुपए हैं। आज फलानी रानी ने नया चूड़ा पहना था, उस चूड़े के इतने रुपए हैं। यदि कोई रानी मर गई तो उसका वो जो सामान है वो राजकोष में जमा करवाओ। रिकॉर्ड मेंशन है, एक एक शादी हुई राजकुमारी की एक एक बात लिखी हुई। लाडू कितने बने थे, चीनी कहां से लाए थे, बूंदी किसने बनाई थी, सब कुछ लिखा। एक मकान बनाया उन्होंने, मकान में लिखा है ईंटें यहां से लाए थे, चूना यहां से लाए थे, इतने लोगों ने मिलकर बनाया था, इतने दिन तक काम किया था, इतने इतने घंटे काम किया था, इतने रुपए लगे। बाकी राजसमंद झील के बाहर एग्जैक्टली लिखा हुआ है 1,08,07,056 रुपए 50 पैसे इसमें खर्च हुए, इतने दिन तक हमने काम किया। एक एक चीज मेंशन किया उन्होंने। ऐसी बहियां जिनके अंदर ये निर्माण कार्य लिखा जाता, हम कहते हैं कमठाना। कौन सी बही है? आज भी गांव में जब मकान बनता है कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कम ठो चले। पिछली बार कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा, ऐसी बहियां जिनमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती हो क्या कही जाती है? तो राजाओं के रिकॉर्ड्स जब मिलते हैं वो तो कौन से हैं? फिर हमें पता चला गया रिकॉर्ड्स में बड़ी मजेदार चीजें मिलती हैं इनके अंदर, बट दिल्ली का है तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा उनके अंदर। तो ये रिकॉर्ड हमने एक जगह रखवा ली, बीकानेर। कहां पे रखवा लिए? तो राजस्थान की जितनी भी बहियां ये कहां पर रखी हुई है? बीकानेर। तो जहां पर ये रिकॉर्ड रखे हुए उस जगह को बोलते हैं अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। तो राजस्थान का स्टेट आर्काइव्स, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार तो कहां पर है? बीकानेर। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार है दिल्ली।
कहां पर है? तो भारत की महत्वपूर्ण चीजें तो कहां रख रखी है? दिल्ली। राजस्थान वाली महत्वपूर्ण चीजें कहां रख रखी है? हिस्ट्री जानने के 3 सोर्स हो सकते हैं। जमीन में खुदाई करके पता करो कौन सा सोर्स है, किताबें पढ़ के पता करो, जो राजाओं के रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता करो। कौन सा हो सकता है? पुराण। आई बात समझ? इतिहास जानने के सोर्स कौन कौन से हैं? पुरातात्विक, साहित्यिक और पुराण। लिखो, यहीं से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा अपने। हेडिंग डालो, इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। लिख लो, ऐसा कैसा उतार लो, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ऐसा कैसा उतार लो। आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्काइवल, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख। कौन कौन से बताओ देखे? पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख। आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्काइवल। ठीक है, एक ही का पोस्टमार्टम करें। पहले 1 नंबर लगा के लिखो, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं हम, क्या क्या चीजें हो सकती है, देखना। देखो इधर एक बार सुनना। एक तो जो मैं ये बता ही रहा हूं कि जमीन खोदी, जमीन खोद के जो भी अपने कुछ मिलता है, सुनना एक बार, लिखना कुछ ही मत, एक बार ध्यान दीजिए। आज थोड़ी सी बातें सुन लोगे, आगे अपने डेली ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, अपने को समझ में आएगी। एक शब्द लिखा मैंने, उत्खनित। क्या लिखा है? ये शब्द बना उत्खनन से। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। उत्खनन का मतलब क्या है? खुदाई। तो उत्खनित मतलब खुदाई के बाद मिली हुई चीजें। पुरावशेष, पूरा मतलब पुराना, अवशेष मतलब टुकड़े जो भी मिले उनको। तो खुदाई में जो पुराने टुकड़े मिले वो तो क्या हो जाएगा? उत्खनित पुरावशेष। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई, पत्थर का कोई हथियार मिल गया हमें, हमें कोई तांबे की चीज मिल गई वहां से, सुई मिल गई तांबे की, हमें मटका मिल गया कोई वहां से, हमें कोई चेन मिल गया, आभूषण मिल गया वहां पे। इस प्रकार की जो भी चीजें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उत्खनित पुरावशेष। समझ गए? एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई करना। रिमेन्स, रिमेन जो भी मिले उन लोगों को रिमेन्स मिल गए उनको। और क्या मिल सकता है? अभिलेख। इंस्क्रिप्शन। हुआ क्या? एक राजा ने मंदिर बनवाया। मंदिर बनाया तो उसने बाहर एक बोर्ड लगाया, ये मंदिर मैंने बनवाया, इस मंदिर को बनाने मैंने इतने रुपए खर्च किए थे, इस मंदिर में फलाने फलाने मिस्त्री ने बनाया। आज भी होते हैं, रोडवेज बस स्टैंड के बाहर लिखा होता है, इस बस स्टैंड का निर्माण फलाने मुख्यमंत्री के टाइम में करवाया गया था, इसके ठेकेदार फलान जी थे, इसका उद्घाटन करने के लिए फलान जी आए थे, इसमें इतने रुपए लगे, लिखा होता है। आप अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल, सॉरी आप बस स्टैंड जाइए, जो भी सरकारी काम होंगे उनके बाहर लिखा होगा किसने करवाया। उस समय सरकार कौन थी? राजा। तो राजा लिखवा था। अब एक पुराना मंदिर है कि कोई राजा ने कोई भाई 800 ईस्वी के अंदर मंदिर बनाया, उसमें लिखवा दिया। लड़ाइयां होती थी, लड़ाई हुई, उस लड़ाई में मंदिर टूट गया, आक्रमणकारी मंदिर को तोड़ गए, या पुराना होकर मंदिर टूट गया तो भाटे इधर उधर हो गए, पत्थर इधर उधर बिखर गए। अब वो पत्थर लोग अपने घर उठा के ले गए, अपने घर लोगों ने पत्थर लाके रखने शुरू कर दिए। उनमें एक पत्थर वो भी चला गया जिसपे लिखा हुआ था, किसी के घर चला गया। फिर सरकार ने घोषणा की कि भाई साहब कोई किसी के पास ऐसे बाटे हों जिन पे कुछ लिखा हुआ हो हमें बताएं। तो सरकार को किसी ने आगे था मेरे पास। अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार वे राजस्थान के गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन वे? आजादी से पहले गौरी शंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ रियासत वालों की तरफ से हिस्ट्री लिखने का काम कर रहे थे, मेवाड़ के राजाओं की तरफ से। तो उन्होंने मेवाड़ में घोषणा करवाई कि किसी के पास भी कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ हो तो हमें बताओ यार आके।
तो एक आदमी ने कहा कि मेरे पास एक बाटा पड़ा है, आके देख लो आप। वो बाटा ले जाके देखा तो उस बाटे पे आधे पे तो कुछ लिखा हुआ था और आधे पे मिट गया लिखा हुआ। तो उन्होंने पूछा ये कैसे है? ये तो अभिलेख का पत्थर है, लेकिन इस पत्थर पे आधे पे लिखा हुआ और आधे पे मिट गया, धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो उसने कहा मेरी वाइफ है ना, इस पे कपड़े धोती है, इस साइड पे कपड़े धोती है, थापी मार मार के मिटा दिया उसने। अब उसमें आधी पड़ती चीजों से अपने को जोड़ना पड़ता है कि यार इधर क्या लिखा होगा, इधर ये लिखा तो ये कुछ ये लिखा होगा। उनको अजमेर में एक अभिलेख मिला, उसकी भी सेम कंडीशन थी, आधे आधे साइड में भाग मिटे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है? तो उसने कहा मैं एक साइड में तंबाकू कूटता हूँ। वो अभिलेख, वो तंबाकू कूटने वाला जब वो अभिलेख लेके आए, वो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है, अशोक से 200 साल पहले का बड़ली बड़ली अभिलेख, जो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। ओझा जी को अजमेर में मिला था, उसमें लोग तंबाकू कूट गए। ऐसे अभिलेख मिलते हैं अपने को। तो ये अभिलेख भी तो पुरानी जानकारी दे रहे हैं। यदि वो पत्थर ना मिलता तो क्या हमें उस टाइम की जानकारी मिल पाती? अब वो मतलब 450 BC के आसपास का अभिलेख है, अशोक से 250 साल पहले का अभिलेख है। उसमें अपने चित्तौड़गढ़ के गांव का नाम है। इसका मतलब गांव चित्तौड़गढ़ से पुराना है। चित्तौड़गढ़ बाद में यार गांव उससे पुराना बसा हुआ है। उस गांव की जानकारियां मिल रही है यार, ये गांव किसी टाइम में बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा अपने आप में। और क्या जानकारियां, और कहां से पुरानी जानकारियां मिल सकती है आर्काइवल? ताम्रपत्र। क्या? जैसे अभी मैं आपसे किसी से पूछूंगी यार तुम्हारे में से जयपुर के अंदर घर किस किस का है, तो आप हाथ खड़े करो, सर हमारे हमारे घर है। मैं मुझे किराए पे ले रखा, खुद का? सर खुद का है, दादाजी के टाइम से है हमारे, तो किराए पे क्यों रहेंगे? तुम रहो किराए पे यहाँ बाहर वाले। तो मैं पूछू तुम्हारे पास जमीन का पट्टा है? सर बाकायदा राजा के टाइम का पट्टा जारी किया हुआ है, हम तो उस टाइम ही आगे बस गए थे। कागज होता है। आज भी आप कोई प्लॉट खरीदते हो, खेत खरीदते हो, आपके पास पट्टा होता है। तो राजा महाराजाओं के टाइम में भी जब जमीन या होते तो उनके पट्टे देते। अब पट्टा किस पे देते? कागज पे। कागज पे लिख के देते हैं क्योंकि कागज को आप सुरक्षित रख सकते हो। उस टाइम ये मानते हैं अगर कागज सुरक्षित कैसे रहेगा? गल जाए, जल जाए, पानी पड़ जाए उस पे। तो तांबे के वो होते, पट्टियां बनी होती, उन तांबे की पट्टियों पे खोद के देते कि अब ये फलानी जमीन फलाना राजा फलाने को दे रहा है। उनको बोलते हैं ताम्रपत्र। क्या बोलते हैं? ऐसे सोने पे खोद के दो तो स्वर्ण पत्र, चांदी पे खोद के दो तो कॉपर की प्लेट लेते, सीधी प्लेट ली, उसके ऊपर लिखवाया, बाकायदा खुदवाया, तो आगे काटा, काट के दे दी। बोले साहब तांबे वाले लिख के दिया, अब ना तो मिटे, ना फटे, ना गले, ना जले, कुछ नहीं होगा, संभाल के रख। अब वो पीढ़ियों तक होता। आपको जो इस जमीन का तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि भाई साहब तांबा पत्थर है, तांबा पत्थर पे लिखा, पढ़ लो। अब भले 100 साल बाद में भी तांबा पत्थर पे तो मिटना है नहीं, ताम्र पत्र मिले। अब वो ऐसे पुराने ताम्र पत्र मिलते हैं अपने को। वो पुराने ताम्र पत्र बता, जैसे एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला, कई सालों तक ये मानते थे कि यार हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीता था। कौन जीता था? अपनी किताबों में भी सब में आता है अकबर जीता, अकबर जीता। 10-15 साल पहले अपने उदयपुर की हिस्टोरियन ने कहा कि नहीं प्रताप जीते। तो आप कोई भी बात कहोगे तो एविडेंस देना पड़ेगा ना, तो तेरे पास क्या एविडेंस है जीते? तो उसने कहा मेरे पास कई ताम्र पत्र है। क्या लिखा हुआ है? कि उस ताम्र पत्र में लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी के जस्ट पास की जो जमीन है, हल्दी घाटी की जो जमीन है, वो प्रताप किसी को दान में दे रहा है। यदि प्रताप हार गया था तो फिर वो जमीन प्रताप के पास कैसे है? और यदि प्रताप के पास है ही नहीं तो दान कैसे दे सकता है? मैं वही चीज तो आपको दे सकता हूं जो मेरे पास है। मैं खुद तो गले में धागा डाल के घूमता हूं और आपको लह सोने की चैन, तो आपको सर पहले खुद तो आओ, यही तो होगा। यदि मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो आपको कैसे दी जा सकती है? यदि प्रताप के पास वो जमीन ही नहीं तो प्रताप बांट कैसे रहा है? और यदि प्रताप बांट रहा है इसका मतलब जमीन प्रताप की है, और यदि जमीन प्रताप की तो प्रताप जीता है। यदि हारता तो उस जमीन पे कब्जा होता। इसलिए आजकल हल्दी घाटी में वहां जो बोर्ड लगे थे सरकार ने सारे चेंज कर दिए, बाकायदा लिखा कि प्रताप की जीत हुई। ये ताम्र पत्र ना मिलते तो हम ये एविडेंस नहीं दे पाते। ताम्र पत्र कितनी बातें बताते, खूब सारे उन्होंने बताया साहब फलाने जी को दान दिया, फलाने जी को दान दिया, फलाने, एक नहीं कई सारे ताम्र पत्र है। ये लो साहब, इससे पता चलता है। और चीजें सिक्के, हम मेवाड़ में एक वंश पढ़ेंगे गोहिल। कौन सा पढ़ेंगे? और हम कहते हैं गोहिल वंश का सबसे बड़ा राजा हुआ था बापा रावल। कौन हुआ? आपका सवाल आ सकता है सर ये बड़ा क्यों था, इससे पहले राजा नहीं हुए थे क्या? मैं कहूं हुए थे यार, इससे पहले 9 और हो गए थे, ये तो 10वें नंबर पे आया था। तो सर उन 9 को तो नहीं पढ़ाते, आप कैसे कह सकते हो बड़ा है? तो यार बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिल रहा। पहली बार सोने का सिक्का मिल रहा हो किसका है? इसका मतलब ये तगड़ा आदमी हुआ था तभी सोने के चलाए हैं। पहले वाले चांदी तांबे से काम निकाल रहे हैं, पहले वालों के मिले हैं।
पर किसी का तांबे का मिला और किसी का क्या मिला है, चांदी। सोने का पहली बार इसी का मिल रहा है, इसका मतलब ये बड़ा राजा तो था। हमने कहा अजमेर में एक राजा हुआ था अजय राज, क्या नाम था, और उसकी पत्नी का नाम है सिक्कों पे। इसका मतलब रानियां भी सिक्के जारी करती थी। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति ठीक है कि रानियों ने सिक्के जारी किए। यदि सिक्का ना मिले तो हमें क्या पता चला रानियों ने सिक्के जारी किए। अपने पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा राजा हुआ समुद्रगुप्त। कौन राजा हुआ, और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी मां का नाम है। वो बार बार कहता है कि सब पापा छोड़ो, मम्मी ये है। क्या करोगे पापा का नाम पूछ के, नाना जी को जानते हो गया। इसका मतलब उसके ननियाल वाले शक्तिशाली ज्यादा है। वो तो उसके पापा चंद्रगुप्त का नया नया आरएस में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए बड़े लोगों ने बेटी दे दी। कि बहुत बड़ा वंश हुआ करता था वहां बिहार के अंदर, लिच्छवी। कौन सा था, और लिच्छवी बहुत पुराने क्षत्रिय थे, भगवान महावीर के उनके टाइम के क्षत्रिय थे लिच्छवी। और लिच्छवी बाद में कमजोर पड़ गए और एक नया बंदा उभर के आता चंद्रगुप्त। तो लिच्छवियों ने चंद्रगुप्त से अपनी बेटी की शादी की। चंद्रगुप्त राजी होकर उनसे शादी करता है कि यार ठीक है, लिच्छवी आज कमजोर पड़ गई पर नाम कितना बड़ा है। तो जाकर लिच्छवियों की राजकुमारी से शादी की हुई मेरी। तो वो अपने सिक्कों पर बाकायदा रानी की फोटो लगाता है। रानी डोमिनेट करती होगी कि तुम्हारी औकात क्या है, अरे मेरे बाप ने तुम्हें दे दिया, बाकी तुम कल को लीचड़ घूमते थे इधर उधर, हम परंपरागत राजा, मेरा नाम लिखवा। और उसका बेटा समुद्रगुप्त तो बार बार करा, पापा को छोड़ो यार, क्यों पापा की बेइज्जती करवा रहे हो तुम, मम्मी ये है, मम्मी का नाम दो। वो यूं लिखवा था लिच्छवी दोहित्र, मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं। ये आज तक भी तो अपने घर में कोई बड़ा आदमी हो जाता है, अपने उसका नाम बताते हैं। अपने पूछे तुम कौन हो, तो अपने कहते मैं फलान जी का भतीजा हूं। अरे पापा बता, अनन चाचा जी वो है, क्योंकि कामयाब कौन हुए, चाचा जी हुए। तो ये यदि सिक्के ना मिलते तो हमें क्या पता चलता कि ये चीज है या नहीं। और चीजें, पेंटिंग्स, मनुष्य जब कभी भी शुरुआत के अंदर रह रहा होगा तो वो गुफाओं के अंदर रहता था, पहाड़ों के अंदर रहता था, छोटे मोटे को चित्र बना रहा है आपने। वो जब चित्र देखते हैं तो उनमें ज्यादातर जो पेंटिंग मिलती है वो शिकार करते हुए है। कैसी पेंटिंग है, हंटिंग, हंटिंग पेंटिंग से सारी शिकार करते हुए पेंटिंग है। इसका मतलब शुरुआत के मनुष्य का बेसिक जीवन ही उस पर संबंधित। मतलब आज अपना को छोटा टाबरी पेंटिंग करता है तो वो क्या चित्र बनाता है कि उसने जीप बना दी, है ना, क्योंकि उसने पापा की जीप देखी है। वो अपना घर बना रहा है, झोंपड़ी बना रहा है, पेड़ बना रहा है, क्योंकि उसने देखा है। उस समय का मनुष्य शिकारी देख रहा था। तो पेंटिंग किसकी बना रहा है, वो पेंटिंग बताती है कि प्रारंभिक मनुष्य आखटक है, अखेट करता है, हंटिंग करता है, शिकार करता है। तो पुरानी पेंटिंग्स बहुत कुछ बताती है उसके बारे में। और हिस्ट्री का उद्देश्य यही है कि हिस्ट्री सोशल और इकोनॉमी के बारे में जाने कि उन लोगों की इकोनॉमी क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, उनका जीवन यापन किस पे होता है, शिकार पे, शिकार के बारे में करें। चित्रकला सिखाती है। और आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर से हमें खूब सारी चीजों का पता चलता है कि एक पुराना मंदिर मिला, बहुत पुराना मंदिर, बोले वो टूट फूट गया थोड़ा बहुत भी है, लेकिन उससे ये तो पता चलता है मंदिर बनता कैसे था। आज वाले मंदिर में पुराने वाले मंदिर में क्या अंतर है। पहले इतने बड़े बनाते थे, छोटे बनाते थे, कौन से पत्थर का प्रयोग करते थे, ये पत्थर यहाँ तो होता ही नहीं, तो लाते कहां से थे। तो कौन सी पास वाली जगह से पत्थर होता है, वहां होता है, इसका मतलब वहां से पत्थर मंगवाया गया। ये चीजें, मूर्तियां, मूर्तिकला खूब सारी बताती है। पाकिस्तान में ऊपर एक सेंटर पड़ता है अपने पास, गांधार। कौन सी जगह, गांधार। दुर्योधन की मम्मी वहीं की थी, दुर्योधन का ननिहाल था। दुर्योधन की मम्मी गांधार की थी, इसलिए नाम था गांधारी। क्या नाम था, पहले जहां की राजकुमारियां होती उनके वही नाम हो जाते। राजकुमारी गांधार की, इसलिए नाम क्या हो गया, गांधारी। राजकुमारी पांचाल की, इसलिए पांचाली। द्रौपदी का नाम पांचाली इसलिए नहीं है कि पांच पति है, वो पांचाल देश की राजकुमारी है। मां सीता मिथिला के थे, इसलिए नाम मैथिली। क्या नाम उनका, कौशल्या कौशल के थे। कुंती कौनते प्रदेश की थी, कैकई कैकय प्रदेश की थी। जहां की राजकुमारी होती उनके वही क्या हो जाते ना। तो गांधार नाम की एक जगह है। गांधार से हमें मूर्तियां मिली है भगवान बुद्ध की। किसकी मूर्तियां मिली है, एक भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली मथुरा, एक मिली मथुरा से, दूसरी कहां से, गांधार। जो मथुरा से मूर्तियां मिली है उनमें भगवान बुद्ध बैठे हैं।
हलाथी पलाथी मार के बैठे हुए भगवान बुद्ध, एकदम गरीबड़ा सा चेहरा भगवान बुद्ध का, मुंह लटकाए हुए, सिर पे बाल नहीं, पतले दुबले पतले भगवान बुद्ध। गांधार में भगवान बुद्ध की मूर्तियां, भगवान बुद्ध खड़े हैं, सिक्स पैक एब है, ये डोले सोले बने हुए भगवान बुद्ध, हम गोरे चिट्टे भगवान बुद्ध, ये लंबे लंबे ऋतिक रोशन टाइप के बाल। ये क्या, यहां भगवान बुद्ध अलग, वहां भगवान बुद्ध अलग। पता चला यार, गांधार वाली जो मूर्तियां हैं उन पे यूनान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ग्रीक, ग्रीक इफेक्ट है। और ग्रीस में एक देवता है, उन देवता को बोलते हैं अपोलो। क्या बोलते हैं? और उनका मानना है कि यार देवता जो होते हैं वो यूं लंबे चौड़े बलिष्ठ उस टाइप के बंदे होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा अपोलो यदि लंबा चौड़ा बलिष्ठ है वैसे वैसे भगवान बुद्ध होंगे। उन्होंने मूर्तियां बनाई तो भगवान बुद्ध को वैसे बना दिया। अपने वालों का यह मानना था कि ना, साधु संत जो होता है वो सिक्स पैक एब नहीं रखता, वैसे एक टाइम खाना खाता है इसलिए कैसा हो जाता है, वो बाल वाल लंबे नहीं रखता है, यूं बार बार हाथों में हाथ पे नहीं, ये फालतू में यूं काम है यार, एकदम बाल वाल कटवा के वैसे रखता है। हमारी थ्योरी है कि भगवान बुद्ध बेहद इंटेलिजेंट आदमी थे। इंटेलिजेंट थे तो हमने कहा कि भाई पढ़ने वाला आदमी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। हमारी थ्योरी आज दिन तक ये है। मैं कहता हूं आप थोड़े मोटे होके घर चले जाना, आपके घर वाले कहेंगे पढ़े कोने। मैं कहूं आप एकदम मरे हुए से घर चले जाना, आपकी मम्मी कहेगी सारा दिन पढ़े, खाना खाने का इसको टाइम मिलता है। हमारी थ्योरी, आप थोड़े थोड़े लंबे बाल बढ़ा के आप गांव चले जाओ, गांव वाले कहेंगे हीरो बनेंगे बाल कटवा के। सारा दिन तुम तो फिर ये ऐसे करते होंगे, बालों में हाथ फेरते होंगे, पढ़ाई तो कब करते होंगे। आप छोटे छोटे बाल कटवा कर भेजोगे, कितना सिंसियर है। फैशन ही नहीं करता हमारे तो कुछ भी। हमारे पढ़े लिखे की निशानी आज दिन तक वैसी है। ये मूर्तियां ना मिलती तो हमें कैसे पता चलता कि हम क्या सोचते थे वो क्या सोचते थे। पूरा थॉट प्रोसेस है मूर्तियां, कि आपने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। हमें पेशावर साइड में मूर्तियां मिलती है, उनमें जूते पहन रखे हैं मूर्तियों। इसका मतलब है कि उधर वाले लोगों ने जूते पहने शुरू कर दिए, इधर वालों के जूते नहीं है। तो ये जूते बनाना उधर वालों का सिस्टम शुरू होगा, अपने तब तक खड़ा उड़ाऊ पहन रहे होंगे। ये पता चलता है ना कि यार उनके जूते आ गए इसलिए उस प्रकार की चीजें मिलती है। उनके कपड़े कैसे, हमारे कपड़े कैसे, सब चीजों का पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहां कहां से पता चल सकते हैं? या जमीन खोद के कुछ भी मिल जाए उससे, या किससे, या किससे, या किससे, या किससे, या किससे, या किससे, समझ गए? तो कोई पूछेगी, अब सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन से सोर्स को आप आर्कियोलॉजी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? वो ऑप्शन देगा उत्खनित पुरावशेष, अभिलेख, ताम्रपत्र, और वो कोई लिख देगा कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है, ऐसा कुछ भी नाम लिख देगा। तो पुस्तकें नहीं, पुस्तकें किसमें शामिल करेंगे हम? साहित्यक। बाकी वाले इसमें उतार लो क्या क्या चीजें लिखी है मैंने। उतार लिया, चलो बोले आगे। क्या क्या है आर्कियोलॉजी में, क्या क्या है अपने पास में? रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। इन सब से हम जान सकते हैं कि पुराने टाइम के लोग कैसे थे कैसे नहीं थे। पढ़ थोड़ी सकते हैं इनको। अभिलेख को छोड़ दो, अभिलेख जरूर बांटे हैं, वो पत्थरों से पुरानी चीजें मिलती है इसलिए इसलिए है। बाकी सब चीजें तो अपने को पुरानी कहीं से मिली है, स्टोर नहीं की हुई थी, अलग अलग मिली, बाद में स्टोर करके रखी है हमने, तो हमें एविडेंस मिले वहां से। दूसरा कौन सा सोर्स है अपना बताओ? साहित्य।
देख लो 2 नंबर हेडिंग, एक बार सारा देख लेते हैं कौन कौन सी है, फिर एक एक पढ़ेंगे। 2 नंबर लिखो साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। अब देखो पुराने टाइम की जो भी किताबें मिलती है, जो भी कोई अभिलेख मिलते हैं, उनकी भाषा अपने को अपने राजस्थान में मिलती है संस्कृत। किताबों की भाषा क्या मिलती है? एक तो संस्कृत लिटरेचर हो सकता है अपने पास में। और सुनना एक बार, संस्कृत चूंकि पूरे भारत की भाषा थी, हमारी लोकल डायलेक्ट भी बनी, अपनी डायलेक्ट राजस्थानी, तो अपने को कैसा साहित्य मिल सकता है? राजस्थानी लिटरेचर हो सकता है। जब मुसलमान आ गए थे तब भारत की भाषा हो गई थी फारसी। क्या हो गई थी? पर्सियन। तो पर्सियन लिटरेचर। मध्यकाल में भारत की भाषा फारसी थी। मध्यकाल में यदि कोई पढ़ता था तो उसको कौन सी भाषा पढ़नी पड़ती? कौन सी भाषा? तो तब पढ़े लिखे लोगों की भाषा क्या समझी जाती? फारसी। इसलिए बाकायदा अपने तो मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी समझते हो? आरसी क्या होता है? कांच, दर्पण, शीशा, मिरर, उसको क्या बोलते हैं? एक महिला अपना श्रृंगार कर रही है, उसने सिर पे रखड़ी बांधी, तो उसे दर्पण में देखना पड़ेगा सेट है कि नहीं, बीच में लगी कि नहीं लगी, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। एक महिला ने नाक में कोका पहना तो देखती है कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन झुमके पहने तो कांच में देखती है। पर हाथ में चूड़ियां पहनी तो कांच में थोड़ी देखती है, खुद ही देख लेगी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ के कंगन के लिए आरसी क्या हो सकता? पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़े लिखे आदमी के लिए फारसी कोई बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा उसको क्या आएगी? तो अपनी भाषा ही कौन सी होगी थी आगे? फारसी। फिर जब अंग्रेज आ गए तो अपनी भाषा कैसी हो गई? अंग्रेज। तो अपनी किताबें कौन सी किताबों में अपनी जानकारी मिलती है? तो हम 4 प्रकार के लिटरेचर की बात करेंगे। कौन कौन सा? संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, अंग्रेज। इन चारों को अलग अलग देखेंगे हम। संस्कृत लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। तीसरा चलूं? आगे चलूं? अगला देख लो भाई, पूरा लेखीय स्रोत है क्या? आर्काइवल सोर्सेस। आर्काइवल सोर्सेस क्या? देखो मैं 2-4 एग्जांपल देता हूं आर्काइवल में आपको। एक तो मैंने अभी नाम ही ले रहा था बार बार, सुनना एक बार, लिख लेंगे अपने। राजा जो अपने जो कुछ भी करता उसके बारे में लिखवाता, वो क्या होती है? खूब सारी बहियां मिली है, बहियों से हमें जानकारियां मिलती है। राजा किसी दूसरे राजा को लेटर लिखता है ना। एक राजा ने, जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा को लेटर लिखा है कि प्लीज सहायता करने के लिए उदयपुर वाले अटैक कर रहे हैं। लेटर से पता चला है ना कि जयपुर जोधपुर मिले फिर उदयपुर के साथ इनकी बनती। ये बात और कहीं तो नहीं लिखी हुई थी, उस राजा के लेटर से पता चली। उस राजा ने और लिखा है कि उसने लिखा है कि भाई आपकी बेटी हमारे घर राजी खुशी है, तो पता चलता है जोधपुर वालों की बेटी जयपुर वालों को दी भी है, तो शादी का पता चल रहा है। या राजा लिखता है कि उस शादी में अपने मिले थे तब अपने बीच में ये बातचीत हुई, पता चलता है उस शादी में दोनों एक साथ गए हुए थे। तो राजा राजा को जो भी लेटर लिखता उनको अपने यहां बोलते खरीदता। क्या बोलते? ऐसे अपने को खरीदते मिले हैं खूब सारे, उनमें राजाओं की बातें मिलती है अपने को। जयपुर के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं सियाह हुजूर। क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को, बताओ देखिए। क्या हुजूर? हुजूर मतलब राजा। हुजूर जो कुछ करते हैं उसमें कितना खर्चा आता है? राजाओं के खर्चे लिखे हैं। रॉयल फैमिली का दिल्ली का खर्चा जिन किताबों के अंदर लिखा हुआ उन किताबों का नाम क्या है?
अब अपने को इससे पता चलता है कौन से राजा के टाइम में खर्चा कम और कौन से राजा के टाइम में खर्चा ज्यादा। अब खर्चा ज्यादा करा, अपने कहते हैं ये राजा विलासी प्रवृत्ति का था, खर्चे ज्यादा करता था। फिर खर्चे भी किन किन चीजों पे किए वो पता चलता है कि कितने की दारू पी, कितने चीजें निर्माण कार्य में खर्च किए। अब यदि किसी ने शराब ज्यादा पी तो हम कहते हैं वो राजा शराबी था। किसी राजा ने शराब पे खर्चा किया ही नहीं, हमने कहेंगे वो एकदम संतों जैसा व्यवहार करता था। ये कैसे पता चलेगा? जब वो लेटर पढ़ेंगे, जब वो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे एक रिकॉर्ड मिलता है, उसका नाम है दस्तूर कोमवार। क्या नाम रिकॉर्ड का पता होता है? क्या नाम है? दस मैं दस्तूर वस्तूर छोड़िए, मैं एक शब्द पे जाता हूं केवल, कौम। क्या शब्द है? कौम। नॉर्मली अपने कौम का मतलब क्या समझते हैं? जाति। कौन किस जाति का है, बाकायदा पूरा एक जयपुर वाला रिकॉर्ड जिसमें ये बताया हुआ है हमारे कौन कौन कर्मचारी और किस किस जाति के। आप वो रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता चलता है जयपुर में कौन कौन सी जातियां रहती है, कौन कौन सी जातियां पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तभी कर्मचारी लगे होंगे। या कौन कौन सी जाति कर्मचारी ज्यादा है, इसका मतलब इस जाति कर्मचारी इस राजा में ज्यादा लगा है। या कौन से राजा के टाइम में कौन सी जाति के ज्यादा है, इस राजा के टाइम में इस जाति के ज्यादा लगे पर इस राजा के टाइम में इस जाति के ज्यादा नहीं लगे। सामाजिक स्थितियां पता चलती है, कौन लोग पढ़े लिखे हैं कौन लोग पढ़े लिखे नहीं। कई जगह ये पता चलता है कि यार इस राजा के टाइम में फलाना था, इस राजा के टाइम में ये है, ये इसका बेटा है। तो पता चलता है यार कई पोस्ट वंशानुगत है, हेरिडिटरी है, इसी जाति के पास ही रहती है, यही हमेशा इसका यही बनता रहता है। ये सब यदि ये रिकॉर्ड ना मिले तो क्या इन चीजों के बारे में जान सकते हैं हम? तो राजाओं की डे टू डे की जो चीजें लिखी जाती वो राजा लेटर लिखते वो, राजाओं के खर्चे लिखे जाते वो, राजाओं के कर्मचारियों की जातियां होती। एक बार नाम नाम उतार लो, फिर अलग पढ़ेंगे, एक एक बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार नाम नाम उतार लो सारे। डिवीजन समझ में आया? मोटी मोटी चीजें पल्ले पड़ी है आपके। इतिहास जानने के कितने सोर्स हो सकते हैं? 3। जमीन को खोद के निकाले तब तो, आर्कियोलॉजिकल किताबें पढ़ के, राजाओं के रिकॉर्ड पढ़ के। जमीन को खोद के निकालने वालों में जमीन से खुदी हुई चीजों के आधार पर हो तब तो कौन सा आ जाए? उत्खनित पुरावस। अभिलेखों के आधार पर हो तो अभिलेख, और ताम्रपत्र, और सिक्के, और चित्रकला, और स्थापत्य कला। और साहित्य में कौन कौन सा साहित्य हो सकता है? संस्कृत, राजस्थानी, फारसी। हम राजस्थान की बात करें तब ये, कल को कोई मराठी की बात करता तो मराठी साहित्य होता, कर्नाटक की बात करता था कन्नड़ साहित्य होता। अपने इस प्रकार के मिले तो ये है पूरा लेख में राजा के जो भी रिकॉर्ड्स, किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पढ़ लेंगे हम। भले बड़ी सारी बात है, एक एक पोस्टमार्टम करें, वापस हेडिंग डालो पूरा तात्विक स्रोत, एक एक पढ़ते हैं वापस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें पहला कौन सा लिखा था हमने? वापस लिख लो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। उत्खनित पुरावशेष, एक्सकेवेटेड रिमेन्स। भारत में किसी ने ये यदि खुदाई वुदाई सबसे पहले शुरू करवाई थी तो उस बंदे का नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था बंदे का? सबसे पहले अंग्रेजों में एक बंदा है, नाम क्या उस बंदे का? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बंदा अपने यहां सबसे पहले इस प्रकार की चीजें करवा रहा है। अब कोई आपको पूछे कि भारत में पुरातत्व का जनक कौन है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, तो कौन बंदा है? अलेक्जेंडर, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। लिखो, एक हेडिंग डालो, इसी में लिखो अलेक्जेंडर कनिंगम। एक हेडिंग डालो इसी में, अलेक्जेंडर कनिंगम। देख लिया? आगे लिखो।
इसे भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इसे भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इसे भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये पूरे भारत में तो ये, फिर इसने एक बंदा राजस्थान भेजा गया, यार तू राजस्थान वाला संभाले। एक आदमी सारा कैसे संभाले? तो एक बंदा अपने राजस्थान भेजा गया, उस बंदे का नाम था कार्लाइल। पूरा नाम था एसीएल कार्लाइल। क्या नाम बंदे का बोलो देखे? एसीएल कार। हेडिंग डालो एक और इसी में, एसीएल कार्लाइल। कार्लाइल याद रख लो अपने, एसीएल याद ना भी रहे तो कार्लाइल। 1871 में भेजा था इसको इधर अपने, एसीएल कार्लाइल। आगे लिखो, इसे राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। तो भारत में पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन है? एसीएल कार्लाइल। क्या नाम बंदे का? एसीएल कार, है ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान में आर्कियोलॉजी की शुरुआत करने वाला बंदा कौन था? कार्लाइल। कार्लाइल याद रख लो, एसीएल नहीं याद रहे आपने जो, कार्लाइल याद रखो। कौन था? 1871 के आसपास शुरू करता है। कब शुरू करता है? लिख लो कोष्टक में, 1871, 1871, 1871। अब ये तो आगे शुरुआत करता है, फिर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने किया होगा। अब तीन चीज देखो, अलग अलग उत्खनन करता है, जो खुदाइयां करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सकेवेटर। अलग अलग जगह की खुदाई करेंगे, उन्हें अलग अलग सामग्री प्राप्त होगी, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे अलग अलग, या आइटम्स मिलेंगे अलग अलग। विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों की खुदाई की, विभिन्न सामग्रियां प्राप्त हुई। यही चीज है, खूब सारे उत्खननकर्ता होंगे, अलग अलग जगह की क्या करेंगे? खुदाइयां, अलग अलग क्या प्राप्त होगी उनको? सामान। लिख लो, एक लाइन लिखो, लिखो, विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने, डिफरेंट एक्सकेवेटर्स, विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने, डिफरेंट एक्सकेवेटर्स, विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया था। एक्सकेवेटेड डिफरेंट प्लेसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया था। एक्सकेवेटेड डिफरेंट प्लेसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया था। एक्सकेवेटेड डिफरेंट प्लेसेज ऑफ राजस्थान। तथा उन्हें अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। तथा उन्हें अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। एंड दे कलेक्टेड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तथा उन्हें अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। दे कलेक्टेड वेरियस आइटम्स या वेरियस ऑब्जेक्ट्स या वेरियस थिंग्स, तथा उन्हें अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। तीन चीज है, उत्खनन करता है खूब सारे, अलग अलग खुदाइयां कर रहे हैं, अलग अलग क्या मिल रही है चीज। हम तीनों चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन उत्खनन करता रहोगे, थोड़े नाम लिखते हैं ताकि आगे हम पढ़े तब अपने थोड़े दिमाग में रहे। मैं कुछ उत्खनन करता हूँ, नाम लिखता हूँ, सुनना एक बात, लिखना मत। एक्सकेवेटर्स कौन कौन से? जैसे अपने यहाँ बहुत पुराने टाइम में एक्सकेवेटर रहे जो बहुत फेमस रहे, वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन रहे? कई अलग अलग जगह की खुदाई करके गए, वीरेंद्र नाथ मिश्र। जैसे अपने यहाँ पर एक उत्खनन करता रहे, उनका नाम था D.R. भंडारकर। क्या नाम था? जैसे अपने यहाँ पर एक उत्खनन करता रहे रतन चंद्र अग्रवाल। कौन रहे? रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने खूब सारी अलग अलग जगह का उत्खनन किया।
जैसे अपने यहाँ पर एक उत्खनन करता रहे बीबी लाल, अभी 1 साल पहले सर एक्सपायर हुए हैं बीबी लाल सर तो, पर अपने कई जगह की खुदाई की थी इन्होंने। जैसे अपने बाद में वर्तमान वालों में एक अच्छे उत्खनन करता है ललित पांडे, कौन है? जैसे अभी एक उत्खनन करता अपने उदयपुर के बहुत अच्छे सर है जीवन सिंह खड़कवाल, क्या नाम है? अभी सर उत्खनन वगैरह जो राजस्थान में चल रहा है उनमें भाग लेते रहते हैं। उतारो, देखे नाम उतारो, आप उत्खनन करता लिखो फिर मैं बताता हूँ। कुछ नाम लिखे हमने यूं रैंडम नाम उठा के लिखे ताकि याद रहे कि राजस्थान में कौन कौन ऐसे लोग हुए। उतार लिया ना? अब देखो, अब कभी क्वेश्चन आएगा, 3 कोई नाम देंगे, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, जीवन सिंह खड़कवाल इत्यादि है, फिर वो 3 लिखेगा। राजस्थान में राजाओं के दरबार में रहने वाले 3 मंत्री, राजस्थान में कृषि पर शोध करने वाले 3 कृषि वैज्ञानिक, राजस्थान में खजूर की खेती करने के लिए बुलाए गए 3 वैज्ञानिक, राजस्थान के 3 पुरातत्वविद। क्या हो गया? 3 राजस्थान के 3 इस बार आईएएस में सवाल था, उन्होंने 3 साउथ इंडिया के दे दिए। साउथ इंडिया के 3 आर्कियोलॉजिस्ट लिखे और लिखा कि कौन है? भारत में रेल बिछाने वाले इंजीनियर, भारत के अंदर खुदाई करने वाले 3 पुरातत्वविद, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले भारत के अंदर 3 अंग्रेज, चौथा एक कोई ऑप्शन और दे दिया। अब यदि कोई थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजी वाले नाम सुने हुए हो तो एक को देख के पता चल जाएगा सारे सारे कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट है। तो जब आईएएस वाले इसी साल का पेपर है, इसी साल वाले में उसमें पूछ सकते हैं तो अपने वाले पूछ सकते हैं ना, अपने वाले 3 अपने वालों के नाम देके पूछ लेंगे। तो अपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग खुदाई करने वाले लोग थे, उनमें कुछ लोग ही है। अभी हम पढ़ेंगे किस किस जगह किस किसने की थी, वो अलग देख लेंगे। अभी ये देख, फिर अपने राजस्थान में से कौन कौन सी पुरानी जगह जहां पर खुदाई की गई थी, वो जगह कौन कौन सी है, सुनो एक बात देख, कौन कौन सी जगह ऐसी मिलती है। जैसे एक जगह अपने को मिलती है भीलवाड़ा के अंदर बागोर, कौन सी जगह? जैसे उदयपुर के अंदर अपने को एक जगह मिलती है आहड़, कौन सी जगह? जैसे अपने को हनुमानगढ़ में एक जगह मिलती है कालीबंगा, कौन सी जगह? जैसे को अपने को चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह मिलती है नगरी, कौन सी जगह? जैसे अपने को नागौर में एक जगह मिलती है डीडवाना, कौन सी जगह? ये कई पुराने सेंटर है जहां से पुराने टाइम की अपने को चीजें मिलती है। कौन कौन सेंटर है? बागौर, आहड़, कालीबंगा, नगरी। हम आगे देखेंगे किसका उत्खनन किसने किया, वो अलग देख लेंगे, पर कौन कौन से सेंटर है पुराने, नाम तो याद रहे, लिख लो। नाम रैंडम है, ऊपर वाले नाम रैंडम थे, आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हुए, कौन कौन सी जगह ऐसी हुई। डिस्ट्रिक्ट लिख लो इनके थोड़े, बागौर में लिखो भीलवाड़ा ताकि याद रहे थोड़ा, आहड़ उदयपुर, बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा। आहड़ कहां पर है? कालीबंगा लिखो, हनुमानगढ़। कालीबंगा कहां पर?
हनुमान। नगरी लिखो चित्तौड़, नगरी कहां पर? चित्तौड़। डीडवाना लिखो नागौर। एक और लिख लो, एक सेंटर और लिखो नोहे, पूर्वी राजस्थान का भी एक हो जाए। नोहे पड़ता भरतपुर, तो फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह के लिख लिया हमने। नोहे, नोहे कहां पड़ता है? अब कई बार तो कुछ सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई देगा आपको कि आहड़, नोहे, डीडवाना इत्यादि प्रसिद्ध है, लिखेगा प्राचीन मंदिरों के लिए, प्राचीन राजधानियों के लिए, प्राचीन काल के पुरातत्व केंद्रों के लिए और उनकी अच्छी किस्म के लिए। तो कुछ सिंपल सा कोई जानता तो जानेगा, पुरातात्विक केंद्र है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, ये क्या क्या मिलता है इन चीजों से, क्या क्या सामग्री मिलती है। तीन चीजें पढ़िए, अलग अलग उत्खनन करता है, अलग अलग जगह का उत्खनन कर रहे हैं, उनको वहां से क्या मिल रही है? सामग्री, आइटम्स मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या क्या सामग्रियां मिलती है सुन लो एक बार, बाद में एक साथ लिख लें। पुराना सेंटर मिला, बहुत पुराना सेंटर मिला, जैसे बागोर मिला, तो बागोर के लोग पत्थरों का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते? तो हमें यहां से पाषाण उपकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएंगे? पत्थर के हथियार, उपकरण का मतलब हथियार, स्टोन इक्विपमेंट्स। धीरे धीरे बंदा लोहा यूज में लेने लग गया, तांबा यूज में लेने लग गया, तो हथियार वैसे मिल जाएंगे। मेटल, धातु उपकरण, मैं कह रहा हूं कि यहां से आभूषण मिल जाते हैं, ऑर्नामेंट्स, मैं कह रहा हूं यहां से मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिल जाते हैं, मृद भांड, ये कुछ चीजें मिल जाती है। उतार लो तीन चार एग्जाम। स्टोन इक्विपमेंट्स, इसको लिख लेना मेटल इक्विपमेंट्स, मेटल धातु, मेटल इक्विपमेंट्स। आभूषण को ऑर्नामेंट्स लिख लोगे आप, ऑर्नामेंट्स। मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांडे मतलब बर्तन, बर्तन भांडे बोलते हैं अपने, तो भांडा मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले उनको क्या कह दिया हमने? मृद भांड। तो कि पुरानी जगह की खुदाई करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है वहां से? पत्थर के हथियार मिल जाते हैं, मेटल के हथियार मिल जाते हैं, ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं, और क्या मिल जाते हैं? मृद भांड। ऐसी कौन कौन सी जगह पुरानी जहां से ऐसी चीजें मिली होगी? अपने कुछ एग्जाम्पल लिखे हमने, क्या क्या लिखे? जैसे बागोर है, आहड़ है, कालीबंगा है, नगरी है, डीडवाना है, नोह है। ऐसे कौन कौन लोग थे जो ऐसी चीजें ढूंढते हुए घूम रहे थे? कुछ नाम लिखे हमने। वीरेंद्रनाथ मिश्र है, डी.आर. भंडारकर है, रतन चंद्र अग्रवाल है, और बीबी लाल है, ललित पांडेसर है, जीवन सिंह खड़कवा। ये शुरू कौन करवा रहा था राजस्थान में? कार्लाइल। कौन करवा रहा था? कब लगभग शुरू करवा दिया था उसने? 1871। कब करवा दिया था? 1870। भारत में ये शुरुआत किसने करवाई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास को जानने कितने सोर्स हो सकते हैं? जमीन में खोद के करो तो आर्कियोलॉजी, किताबों में पढ़ के करो, राजाओं के रिकॉर्ड्स देख के करो तो। जो आर्कियोलॉजिकल होता है उसमें ये तो जमीन में खोद के कर सकते हैं हम, उत्खनित पुरावशेष। और कैसे कर सकते हैं? अभिलेख। और कैसे देख सकते हैं? ताम्रपत्र। और कैसे देख सकते हैं? सिक्के। और चित्रकला, स्थापत्य कला, लिटरेचर कहां कहां का देखेंगे हम? संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, अंग्रेजी। राजाओं के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, राजा डे टू डे की बातें लिखते वो क्या थी? राजा राजा को लेटर लिखते, खरीदते। कौन से थे? खरीदते। हुजूर का, दिल्ली का खर्चा लिखा जाता, सियाह हुजूर, और जिनमें कौम जातियों की जानकारियां मिलती। दस्तूर कौम वार, कौन सी है ना? सीधा सीधा पिछली बार क्वेश्चन था। ऐसे कई किताबें जिनके अंदर राजाओं के दिल्ली के खर्चे लिखे जाते थे, क्या कहलाती थी? सियाह हुजूर। क्या कहलाती है? कल पढ़ेंगे ये सब चीजें, याद करके आना।